जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल को कंप्लीट कर चुके हैं और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी डिस्कशन करा चुके हैं। तो पहले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आइएगा इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अर्ध ऐतिहासिक काल के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश से बोला जाता है, इंग्लिश से बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरी, यानी अर्ध ऐतिहासिक काल का सफर। और इसके अंतर्गत हम लोग रखते हैं किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हम लोग को किससे मिलती है भाई? तो इस पुरातात्विक स्रोत से मिलती है। और किससे मिलती है? तो लिखित स्रोत से मिलती है। लिखित स्रोत को क्या पढ़ा जा सका है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिखे जो है उसको हम लोग पढ़ने में कामयाब हुए हैं क्या? नहीं, इसमें हम पहला लेक्चर में ही बता चुके हैं। तो वही चीज है, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास और पुरातात्विक विज्ञान का अध्ययन, एक संपूर्ण अध्ययन किया जाएगा इस लेक्चर में। सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय क्या है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता क्या था और इसका भौगोलिक क्षेत्र कहाँ कहाँ पे था, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता जो है अर्ध ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, यानी अर्ध ऐतिहासिक काल में विकास हुआ था। इसका विस्तार अगर देखा जाए तो भारत में और पाकिस्तान के क्षेत्र में देखा गया है। इसी सभ्यता के अंतर्गत, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ही लिपि का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? लिपि का विकास हुआ है। सर लिपि क्या होता है? तो लिपि होता है लिखने की कला, यानी किधर से लिखा जाए उस चीज को बोला जाता है लिपि। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं विस्तार, क्या लिखते हैं भाई? विस्तार लिखते हैं। तो ये हम लोग किधर से लिखे? बायां से लेके दायां तक लिखे ना। तो ये हम लोग जो लिखे, इस लिपि को कहा जाता है, मतलब बाएं से लेके दाएं तक लिखा जाता है, उस लिपि को कहा जाता है देवनागरी लिपि। यानी हम लोग जो अभी फिलहाल ऐतिहासिक काल में जो लिखते हैं वो जो है वो आपका देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि इस तरह नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक, यानी हम लोग सिर्फ उसको देख के अनुमान लगाए हैं कि हाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा है अभी तक हम लोग पढ़ने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। क्लियर है? लिपि क्या होता है? किधर से लिखेंगे, लिखने की कला को लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि जो है बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। यह अलग थी, यह अलग थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अलग थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, यानी देख के अनुमान लगाया गया है कि लिखा हुआ साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्लियर है? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस किस क्षेत्र में हुआ है, किस क्षेत्र में हुआ है या फिर किस क्षेत्र में देखने को मिला है? तो पाकिस्तान और भारत के एरिया में, सिंधु नदी बहता है ना, उसी आसपास के एरिया में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हो रहा था। सभ्यता क्या होता है भाई? तो मानव के उस समूह को सभ्यता कहा जाता है जहां पर एक दूसरे की बातों को समझकर एक दूसरे के काम आ सके, उस समूह को कहा जाता है सभ्यता। जैसे कि देखो, यहाँ पे एक चुन्नू है, एक मुन्नू है, दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में बातचीत कर रहे हैं और एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये पूरे गुट को बोला जाएगा सभ्यता। क्या बोला जाता है? बोला जाएगा सभ्यता बोला जाएगा। भारतीय सभ्यता जो है आपकी, भारतीय सभ्यता को हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो भारतीय सभ्यता को हम लोग पहचानेंगे भारत के लोग की बोलचाल, उसके भाषा और उसके कपड़े यानी पहनावे के रूप रंग ढंग कैसा है, उससे हम लोग भारतीय सभ्यता का अनुमान लगाएंगे। जैसे कि हम लोग अभी जो कपड़ा पहने हुए हैं, इसे आप देख के अनुमान लगा सकते हैं कि भारत का कपड़ा है। और यही अगर यदि हम विदेश का आदमी रहते हैं तो देखते हैं झलर मलर मानते, झलर मतलब उल्टा टाइप का, मतलब लगता ही नहीं कि भारत का आदमी है। क्लियर है? तो भारतीय सभ्यता को पहचानने की क्या होती है विशेषता? तो इसके कपड़े पहनावे, इसके बोलचाल, ढंग रंग रूप, ये चीज से पहचाना जाता है भारतीय सभ्यता को। और उसी तरह करके वेस्टर्न सभ्यता को पहचाना जाता है उसके कपड़े, उसकी बोलचाल, उसकी लैंग्वेज, उसका भाषा, उसका रंग ढंग, उससे पहचाना जाता है वेस्टर्न सभ्यता को। तो सभ्यता क्या होता है? सभ्यता, भारत की सभ्यता का विशेषता क्या है, वेस्टर्न सभ्यता का विशेषता क्या है, देख लिए। अब देखते हैं घर में दिए जाने देखो, घर में जो दिया जाता है संस्कार ना, तो ये जब बड़े क्षेत्र के लिए लागू हो जाता है, घर में जो संस्कार दिया जाता है वो जब बड़े क्षेत्र के लिए या फिर किसी देश के लिए लागू हो जाता है, तो वो चीज भी सभ्यता के अंतर्गत ही आता है और सभ्यता कहलाती है। सभ्यता का पालना पढ़ा चुके हैं। सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है भाई? तो सभ्यता का पालना कहा जाता है किसको? एशिया को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सभ्य मानव आए थे कहाँ पे? एशिया में। लेकिन मानव जाति का पालना किसको कहा जाता है भाई? मानव जाति का पालना कहा जाता है अफ्रीका को, क्योंकि सबसे पहले मानव का विकास हुआ अफ्रीका में। क्लियर है? सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो शहरी थे। हम लोग कैसे जाने भाई कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो शहरी थे? तो हम लोग देखें, जब हम लोग क्या बोलते हैं, पुरातात्विक सर्वेक्षण से
क्या बोलते हैं उसको पता लगाए, तो हम लोग को पता चला कि उन लोग जो नाली बनाया था वो जाके गटर में मिलता था, साफ सुथरा नाली था, घर एकदम खतरनाक बनाया था, उसके बाद साफ सुथरा जगह था। तो उससे हम लोग अनुमान लगाए कि गांव का तो नहीं हो सकता, गांव का अगर जिधर रहता तो घर का द्वार कोई साफ नहीं करता है, गोबर अगर जिधर रहता है ना तो भी उसको भी नहीं उठाता है। हम लोग देखे हैं क्योंकि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, और यही शहर में देखें कि शहर का गली नाला सब साफ सुथरा देखने को मिलता है। उससे हम लोग अनुमान लगाए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक शहरी सभ्यता थी। क्या थी? शहरी सभ्यता थी। सभ्यता यहाँ पे स्व में लिख दिया है, साइबे मानव से मिलकर बनती है। सभ्यता किससे मिलती है? सभी लोगों से मिलकर बनती है। सभी लोग पढ़ा चुके हैं कि जहाँ पे एक दूसरे का बातें को समझ कर एक दूसरे के काम हो सके, ऐसी समूह या फिर ऐसे मानव को कहा जाता है सभ्य मानव। क्लियर है? अब एक देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ और इसका खोज कौन किया। तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता में लगभग जो है 350, अभी तो संख्या 750 से ऊपर चल गई है, मतलब खोज नवीन नया नया हुआ है ना, तो लगभग 750 शहर खोजा गया है। और ये जो है किसी ना किसी नदी के किनारे मिला है, और हर एक नदी देख रहे हैं जाके सिंधु नदी में मिल रहा है, तो एक पूरा नाम दे दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता का। कि अगर यदि मान के चलो कि गंगा नदी के किनारे भी आदमी फूल रहा था, तो उसको गंगा घाटी सभ्यता बोलते ना, तो उसको क्या बोले हैं, डायरेक्ट एक बड़ा सा नदी का नामकरण करके कर दिए हैं सिंधु घाटी सभ्यता। जैसे हो गया चिनाब नदी आके सिंधु नदी में मिल रहा है। उसके बाद रावी नदी के किनारे भी लोग बसा करते थे, तो वो भी आके देख रहे हैं सिंधु नदी में मिल रहा है। इस तरह करके हम लोग बोले, मतलब हम लोग नहीं, मतलब हिस्टोरियन बोला कि अलग अलग सभ्यता नाम देने से अच्छा है एक ही सभ्यता नाम दे दिया जाए। और कहाँ पे मिल रहा है, तो मुख्य नदी सिंधु में मिल रहा है सब नदी, तो कहा जाए सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया क्योंकि इस सभ्यता में लगभग 350 शहर मिले हैं। ये किसी ना किसी नदी के किनारे मिले हैं। ये नदियां जाकर कहाँ पे मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है, जिसके कारण इसका नाम रखा गया सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन अकेला शहर जो मिला है ना आपका गुजरात से, लगभग अभी तो शायद 350 संख्या पार हो गया, गुजरात में खाली शहर का खुदाई हुआ है, और उससे पता चला है कि सिंधु घाटी के लोग यहाँ पे रहा करते थे। तो लगभग अभी का संख्या लिख लो, 350 शहर मिल गया है आपका कहाँ पे? गुजरात में। दुनिया का पहला बंदरगाह कहाँ पे है भाई? तो दुनिया का पहला बंदरगाह देखने को मिला है आपका लोथल में, जो आपका गुजरात में है। क्लियर है? अब देखते हैं इसका खोज कौन किया। तो पुरातत्व का एक पुरातत्व जो उत्खनन हो रहा था उसका एक विभाग बनाया। तो विभाग कौन बनाया? विभाग बनाया आपका कर्जन ने। कौन बनाया? कर्जन ने बनाया। उसके बाद ये मेसन जो है ना, मेसन घूम रहा था कहीं पे, एक्चुअली में रेलवे लाइन बिछाने का काम दिया गया था मेसन को। तो ये जब घूम रहा था तो इसको ये देखा कि एक कुछ है, तो ये बोला कि ये काम करते हैं, इस जगह का हम लोग उत्खनन करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं। तो ये ऑर्डर दिया, कौन? मेसन ऑर्डर दिया। मेसन मैसेज दिया किसको? कनिंघम को सर्वेक्षण करने का ऑर्डर दिया कि देखो इस सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया जो है, यानी मान के चलो कि ये आपका भारत है ना, भारत बना देते हैं थोड़ा सा, ये देखो भारत वाला एरिया, मान के चलो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। तो इस एरिया में मेसन आपका घूम रहा था। मेसन जब घूम रहा था तो इसको ये कुछ मिला, तो उसमें बोला कनिंघम को बोला कि यहाँ पे जाके सर्वेक्षण करो, यहाँ पे जाके खोजबीन करो, यहाँ पे कुछ हमको मिल रहा है, लग रहा है कि बहुत पुराना आदमी यहाँ पे रहा करता था। तो कनिंघम आया, सर्वेक्षण किया। उसके बाद बोला कि खुदाई काम करते हैं, ताकि सब ढक गया था ना, तो बोला कि जब तक नहीं निकालेंगे उस जगह से जो चीज़ें मिल रही है, तो तब तक हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ पे सभ्यता थी या नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया? खुदाई का काम दे दिया मार्शल को। अब मार्शल चूंकि बहुत बड़ा अधिकारी, मार्शल बहुत बड़ा अधिकारी था उस समय का, तो मार्शल बोला हम पगला गया है, हम ये सब काम करेंगे, खुदाई वुदाई हम मजदूरी का काम नहीं करते हैं। तो एक मजदूर को बुलाया गया जिसका नाम था दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी को बोला मार्शल कि जाओ बाबू वहाँ पे जाके खुदाई करो, और कुछ मिलेगा उसको जाके किसको देना है? मेसन को दे देना है। मेसन अपना बुद्धि करेगा जो करेगा। तो क्लियर है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कौन किया भाई? तो नामकरण किया आपका मेसन। सर्वेक्षण कौन किया? सर्वेक्षण किया कनिंघम। उसके बाद खुदाई का काम किसको दिया गया था? तो मार्शल को। लेकिन ये अधिकारी होने के कारण ये खुद नहीं किया, और खुदाई का काम दे दिया साहनी को, यानी दयाराम साहनी को। दयाराम साहनी बेचारा जाके वहाँ पे सिंधु घाटी के क्षेत्र वाला एरिया में जाके खुदाई किया। वहाँ से जो पुरातात्विक साक्ष्य मिला उसको दे दिया
मेसन दे दिया करजन को, करजन जाके छानबीन किया और पता लगाया कि यहाँ पे सभ्यता मतलब यहाँ पे लोग रहा करते थे। क्लियर है। अब देखते हैं शहरी संरचना और क्षेत्रफल, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक शहरी सभ्यता थी। अनुमान हम लोग लगाए किस तरीके से, तो यहाँ पे हम लोग को सीधी सड़कें मिली एकदम, हाईवे हाईवे बोल सकते हैं, ठीक है। तो हाईवे मिला है, हाईवे यानी सीधी सड़कें मिली है, जिससे हम लोग अनुमान लगाए कि ये गांव का तो नहीं हो सकता है। गांव का अगर रहता तो गांव में बहुत सारा है गली कोचा, तो यहाँ पे गली कोचा हम लोग को मिला नहीं है, जिससे हम लोग बोल दिए हैं कि एक कैसी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। उसके बाद गट्टर मिला है, यानी नाली मिला है। नाली जो था ना वो ढका हुआ था। अब गांव का नाली देखिए तो क्या होगा, गांव का नाली उभरे रहता है और शहर का नाली क्या रहता है, ढका रहता है। तो उससे भी हम लोग अनुमान लगाए हैं कि शहरी सभ्यता थी। उसके बाद यहाँ पे पक्की ईंट मिली है। गांव में आदमी कोई घर बनाता है, भले अभी हो सकता है कि मोदी सरकार का कौन जनधन योजना ना क्या कौन कौन योजना है जिसके तहत घर उर बना लिया है पक्की ईंट का, लेकिन पहले जो गांव के लोग रहा करते थे, यार हम लोग खुदे रहते थे, तो हम लोग कच्ची ईंटों का दीवार बनाया करते थे। तो उससे और जो सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है ये पक्की ईंटें मिली है, यानी सीमेंट का जोड़ाई मिला है, जिससे ये भी अनुमान लगाया गया है कि गांव के लोग तो सीमेंट का जोड़ाई नहीं करेंगे बाबू। तो ये कैसी सभ्यता हो गया, शहरी सभ्यता हो गया। खुली नालियां नहीं थी। अब जब सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा विश्लेषण किया गया तो देखा गया ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में मिला है। कितना, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में इस सभ्यता का विकास हो रहा था। उसके बाद जब देखें कि क्या बोलते हैं किस प्रकार का है भाई, तो ऊपर में सबसे ऊपर में हम लोग देखें मांडा, उसके बाद देखें यहाँ पे क्या भाई, तो यहाँ पे हम लोग देखें सुरकोटदा, फिर यहाँ पे देखें हिंडन। क्लियर है। तो इस तरह करके हम लोग जब मिलाए हैं तो देखें कि इसका आकार जो था वो त्रिभुजाकार था। तो क्वेश्चन आया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार किस तरह था, तो त्रिभुजाकार क्षेत्र में मिला हुआ है। क्लियर है। देखो यहाँ पे गटर बनाया हुआ है, एकदम फिगर सब क्लियर दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे कम विकास हुआ है किस दिशा में हुआ है, तो सबसे कम विकास हुआ है आपका पूर्वी दिशा में, यानी भारत के पूर्वी क्षेत्र में सबसे कम विकास देखा गया है। देखो हॉलैंड जो है इसको नीदरलैंड में जो रहते थे ना आदमी, इसको कहा जाता था हॉलैंड। क्या बोलते थे, हॉलैंड बोलते थे। तो हॉलैंड नीदरलैंड के रहने वाले को डच कहा जाता था, यानी हॉलैंड को ही कहा जाता है, हॉलैंड को कहा जाता है आपका नीदरलैंड, और नीदरलैंड में रहने वाले को कहा जाता है डच। और हिंडन एयरपोर्ट है आपका यूपी में। हिंडन एयरपोर्ट कहाँ पे है, यूपी में है। ये आउट नॉलेज के लिए लिख दिया। हिंडन एयरपोर्ट कहाँ पे है भाई, तो हिंडन एयरपोर्ट है आपका यूपी में, गाजियाबाद। यूपी का कौन सा जगह में, गाजियाबाद में है। अब देखते हैं हम लोग प्रमुख स्थल और उसकी खोज। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारा स्थल मिला है और उसका तो कोई खोज करेगा ना। हड़प्पा का भले वो कर दिया, क्या नाम है, मेसन कर दिया। तो और भी बहुत सारा जगह मिला है, जैसे हो गया आपका क्या बोलते हैं इसको, धोलावीरा मिला है, लोथल मिला है। लोथल यहाँ पे नहीं मिला है, गलत लिख दिया है, यहाँ पे रंगपुर यहाँ नहीं मिला है, सब गुजरात के एरिया में मिला है। सब राखीगढ़ी मिला है, उसके बाद रोपाण मिला है। तो ये सब का अलग अलग क्या बोलते हैं व्यक्ति ने खोज किया। तो उसको हम लोग देखते हैं। देखो हाथी का दांत जो मिला है ना आपका लोथल से मिला है। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। ये यहाँ पे लिख दिया है, पता नहीं टाइप राइटर का गलती है। तो देखो लोथल आपका यहाँ पे मिला है। ये जो था ये यहाँ से व्यापार हुआ करता था। लोथल से क्या हुआ करता था, व्यापार हुआ करता था, यानी गुजरात से मिला है लोथल। उसके बाद हड़प्पा मिला है आपका पाकिस्तान से, मोहनजोदड़ो मिला है पाकिस्तान से, सुरकोटदा मिला है आपका पाकिस्तान से, नहीं सुरकोटदा नहीं, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम देख लेंगे। और सुरकोटदा मिल रहा है आपको गुजरात से। क्लियर है। राखीगढ़ी मिला है आपका हरियाणा से। रोपाण मिला है पंजाब से। रोपाड़ जो मिला है ना, रोपाड़ आपको सतलुज नदी के किनारे मिला हुआ है। और रोपाड़ का खोज किया था यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। रोपाड़ का खोज किसके द्वारा किया गया था, क्या बोलते हैं, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। और कुत्ता के साथ जो है मानव दफनाया गया था रोपाड़ में। कुत्ता के साथ मानव नवपाषाण में कहाँ पे दफनाया गया था, तो बुर्ज में ना। लेकिन ऐतिहासिक काल में भी मानव के साथ जो है कुत्ता दफनाए जाने के साक्ष्य मिला है। कहाँ से, तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है रोपाड़, और रोपाड़ से हम लोग को देखने को मिला है। रंगपुर है आपका गुजरात में। रंगपुर कहाँ है, गुजरात में। ये सब
जगह का खोज किया गया है। स्थल विशेष बनवाली और राखीगढ़ी, स्थल विशेष बनवाली और राखीगढ़ी, यानी बनवाली है कहाँ भाई, बनवाली का भी खोज किया गया है। तो बनवाली है आपका हरियाणा में, और यहाँ पे जो हम लोग देखे हैं ना बनवाली में, ये नाली नहीं था, बनवाली में नाली नहीं मिला है, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी मिली है, और हल यहाँ पे हल के साक्ष्य देखने को मिला है। कहाँ पे, तो बनवाली में। क्लियर है। बनवाली जो मिला है आपका रंगोई नदी के किनारे मिला है, खोज किया है रविंद्र सिंह द्वारा, रविंद्र सिंह के द्वारा बनवाली का खोज किया गया है। अच्छा, और मिट्टी के बर्तन भी मिट्टी के जो चीज मिला हुआ है ना उसको हम लोग टेराकोटा के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं राखीगढ़ी, राखीगढ़ी भी हरियाणा में ही खोजा गया है, यानी राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल के रूप में उभरा है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या हो जाता है भाई, राखीगढ़ी हो जाता है। राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल हो जाता है। लेकिन जब तक राखीगढ़ी की खोज नहीं हुई थी, हम लोग जानते थे किसको, तो हम लोग जानते थे धोलावीरा को कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। कौन सा, धोलावीरा। क्लियर है। जब तक राखीगढ़ी की खोज नहीं हुई तब तक धोलावीरा सबसे बड़ा शहर था, किसका, तो सिंधु घाटी सभ्यता का। क्लियर है। क्लियर है। तो आगे देखते हैं कालीबंगा के बारे में, और यहाँ से धातु यानी धातु का मिलना स्टार्ट हो गया था। कालीबंगा है कहाँ भाई, तो कालीबंगा है राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ पे है, कालीबंगा है आपका राजस्थान में। बनवाली कहाँ है, हरियाणा में। राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में। कालीबंगा है कहाँ पे, राजस्थान में। और यहाँ से काली चूड़ी का साक्ष्य मिला है, काली चूड़ी का साक्ष्य मिला है, जिसे हम लोग अनुमान लगाए हैं कि क्या बोलते हैं, राजस्थान की महिलाएं जो है चूड़ी पहना करती थी। क्या पहना करती थी, चूड़ी पहना करती थी। और कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी। अच्छा, खेत जोतने के प्रमाण मिले हैं कहाँ से, खेत जोतने के प्रमाण मिला है आपका कालीबंगा से। कहाँ से, कालीबंगा से। उसके बाद कर्मकांड के साक्ष्य मिला है कालीबंगा से, और यज्ञ के साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। तो कालीबंगा की मुख्य विशेषता क्या क्या है भाई, तो यहाँ से खेत जोतने के प्रमाण मिलते हैं, कर्मकांड के प्रमाण मिलते हैं, और यज्ञ के प्रमाण मिलते हैं। याद कैसे रखेंगे, तो काली बीबी चूड़ी मांगे, ठीक है, काली बीबी चूड़ी मांगे। और इसकी जो खोज किया था, काली बीबी चूड़ी मांगे यानी कालीबंगा का खोज जो किया था वीके थापड़ और बीबी लाल के द्वारा। किसके द्वारा, वीके थापड़ और बीबी लाल के द्वारा कालीबंगा का खोज किया गया था। क्लियर है। क्लियर है। देखो हरियाणा जो है राखीगढ़ी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर हो जाता है। उसके बाद धोलावीरा हो जाता है, फिर मोहनजोदड़ो हो जाता है, फिर आपका हड़प्पा हो जाता है। लेकिन जब तक राखीगढ़ी की खोज नहीं हुई थी तब तक हम लोग धोलावीरा को सबसे बड़ा शहर माना करते थे। धोलावीरा है कहाँ, गुजरात में है। मोहनजोदड़ो है क्या, पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में है। राखीगढ़ी कहाँ है, तो हरियाणा में। राखीगढ़ी हरियाणा में है, धोलावीरा गुजरात में है, उसके बाद मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, और हड़प्पा आपका पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता के लोग जो है सोना चांदी और तांबा से परिचित नहीं थे। सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना चांदी और तांबा से परिचित थे, लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। लोहा का खोज हो जाता है हम लोग को कहाँ पे, तो लोहा का खोज होता है हम लोग ऐतिहासिक काल में। और ऐतिहासिक काल में जब खोज हो जाता है तो मानव धीरे धीरे और डेवलप हो जाता है, एकदम खतरनाक वाला। उसके बाद मानव पूर्ण रूप से सभ्य मानव की कैटेगरी में आ जाता है। पुरातात्विक आयु और निर्धारण विज्ञान, यानी हम लोग देखते हैं जो पुरातात्विक स्रोत मिल रहा है उसका हम लोग आयु कैसे निकालें कि ये 250 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, 1500 साल की पूर्व की चीजें हैं। तो इससे हम लोग अनुमान लगाए हैं कि देखो, जैसे कि किसी चट्टान की आयु निकालने के लिए हम लोग यूरेनियम विधि का प्रयोग करते हैं। चट्टान की आयु निकालते हैं किस विधि से, यूरेनियम विधि से, यानी यूरेनियम विधि से प्रयोग करके किसी चट्टान की आयु ज्ञात किया जाता है और बताया जाता है कि इस काल मतलब इस समय की ये पत्थर है। उसके बाद जो जीव है ना, जीव यानी जीवाश्म की आयु निकालने के लिए हम लोग कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। जीवाश्म की आयु निकालने के लिए मान के चलो कोई आदमी मर गया है, उसको तोप दिया है। अब हम लोग कैसे जानेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि नवपाषाण काल की घटना है या फिर अर्धऐतिहासिक काल की घटना है या फिर कहाँ की घटना है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन 40 का प्रयोग कर 14 का प्रयोग करके उस
जीवाश्म की आयु निर्धारित करते हैं। उसी तरह मृदभांड की आयु निकालने के लिए हम लोग थर्मोल्यूमिनेंस का प्रयोग करते हैं। थर्मोल्यूमिनेंस का प्रयोग करते हैं किसकी आयु ज्ञात करने के लिए? मृदभांड की आयु ज्ञात करने के लिए। मिट्टी से बने हुए मटका को क्या कहा जाता है? मृदभांड कहा जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे देखते हैं मृदभांड का इतिहास और इसका वरमाला। देखो मृदभांड जब बहुत ज्यादा मिलने लगा ना हरियाणा से, तो इसको कहा जाने लगा ओ माय गॉड, अब तो इतिहास को लिखने में हम लोग बहुत ही अच्छा ढंग से लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि मृदभांड मिलने लगा है, यानी आयु हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि किस काल की है। तो बहुत सारा मिलने लगा, तो इसको अल्फाबेट नाम दे दिया गया है। मृदभांड को क्या नाम दे दिया? अल्फाबेट नाम से जाना जाने लगा कि ये तो ऐतिहासिक काल की अल्फाबेट है। मृदभांड का महत्व इतना बढ़ गया कि इसे पुरातात्विक अध्ययन का अल्फाबेट कहा जाता है। मृदभांड का इतना वर्चस्व बढ़ गया कि इसको पुरातात्विक अध्ययन का क्या कहा जाता है? अल्फाबेट कहा जाता है। अब देखो पहला साक्ष्य जो हम लोग को मिला था ना, पहला साक्ष्य जो मिला था हम लोग को, वो मिला था हम लोग को नवपाषाण काल में इलाहाबाद से। कहाँ से मिला था? इलाहाबाद से। अब लेकिन वो मृदभांड का नहीं था। मृदभांड जो मिलना स्टार्ट हुआ है कहाँ से? हस्तिनापुर से। मृदभांड हस्तिनापुर में, और हस्तिनापुर में बहुत ज्यादा मिला है, सबसे ज्यादा मिला है। तो देखते हैं हम लोग मृदभांड का जनक किसको कहा जाता है? तो मृदभांड का जनक कहा जाता है विश्व में फिलिंडर को। किसको? पूरे विश्व के लिए कहा जाता है फिलिंडर को। किसको? फिलिंडर को कहा जाता है। लेकिन भारत में कहा जाता है बीबी लाल को। बीबी लाल जो है आपका मृदभांड का जनक कहा जाता है भारत में। भारत में बीबी लाल को काबिल जो भारत में जो बीबीलाल को मृदभांड मिला है ना, कहाँ पे मिला था? कालीबंगा में मिला है। कालीबंगा में मिला था। वही चीज लिखा हुआ है भारत में बीबीलाल भारत में बीबीलाल को कालीबंगा में मिला था आपका मृदभांड। और जब मिल गया तो इसको कहा जाने लगा कि भारत का क्या है? मृदभांड का जनक। और पूरे विश्व के लिए फिलिंडर को कहा जाता है। मृदभांड का पहला अध्ययन किया गया है हस्तिनापुर से। कहाँ से? हस्तिनापुर से किया गया है। सबसे ज्यादा मृदभांड हम लोग को देखने को मिला है हरियाणा, हस्तिनापुर में। हरियाणा कहाँ है भाई? हस्तिनापुर में। और मृदभांड को 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है। जब मृदभांड मिलने लगा ना, मृदभांड एक्चुअली में अभी नहीं पढ़ाते, लेकिन बताने के लिए कि ऐतिहासिक काल को किस टाइप से लिखा गया है और मृदभांड को क्या कहा जाता है, तो ऐतिहासिक काल का अल्फाबेट के नाम से प्रयोग किया जाता है, इसलिए अभी इसको बता दिए। नहीं तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल को बताते हैं। क्लियर है? सभ्यता और मृदभांड का कर्म। देखो अब जैसे जैसे सभ्यता का विकास हो रहा है वैसे वैसे मृदभांड मिलना स्टार्ट हुआ था। लेकिन एक मृदभांड ऐसा था जो पूरा पाषाण काल से मिलना स्टार्ट हुआ और ऐतिहासिक काल तक मतलब मिला है। तो सभ्यता और मृदभांड का विकास, हड़प्पा खत्म हुई तो आर्य आ गया था। हड़प्पा सभ्यता जैसे ही खत्म होता है आर्य आ जाता है। आर्य जो है संस्कृत बोलते थे, जिसके कारण उन लोग खुद को श्रेष्ठ मानते थे। जिस तरह भी कोई अंग्रेज आ जाएगा तो खुद को क्या मानेगा? श्रेष्ठ मानेगा ना। उसी तरह जो आर्य आते थे ना तो एक यूनिक भाषा बोलते थे संस्कृत, तो उन लोगों ने खुद को श्रेष्ठ मानना स्टार्ट किया, वेदों का रचना किया। तो उसके बाद आ जाता है वैदिक काल। जब वेदों की रचना हो जाता है तो वैदिक काल, यानी इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम लोग को पढ़ना है क्या है? वैदिक काल के बारे में पढ़ना है। वैदिक काल जैसे ही खत्म होता है, वैदिक काल जैसे ही खत्म होता है तो घर बनना, शहर बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आता है जिसको हम लोग पहले जन होता है, जन यानी छोटा सा गांव होता है, फिर धीरे धीरे डेवलप के बड़ा हो जाता है। जब बड़ा हो जाता है तो क्या बोला जाता है? महा बोला जाता है। तो महाजनपद का विकास होने लगता है, तो महाजनपद काल के नाम से जानते हैं। यानी हम लोग क्या देखें भाई? हम लोग यहाँ पे देखो एक पेज ले लेते हैं। हम लोग देखें प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत को इतिहास को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटे ना। पहला क्या बातें थे? तो पहला बातें थे प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक लिख देते हैं खाली। उसके बाद बांटे ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। उसके बाद बांटे ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। क्लियर है? इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद आते हैं ऐतिहासिक काल में। इसमें हम लोग को देखने को क्या मिलता है? हड़प्पा सभ्यता देखने को मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिलता है, हड़प्पा देखने को मिलता है। जैसे ही इस सभ्यता का विनाश होता है या इसके बाद आ जाता है आर्य आ जाता है, तो वैद लिख देते हैं, तो वैदिक सभ्यता हो जाता है। वैदिक सभ्यता हो जाता है। और वैदिक सभ्यता जैसे ही खत्म होता है तो आ जाता है आपका महाजनपद का काल। महाजनपद का काल। और महाजनपद में 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है।
उसके बाद फिर मिडिवल इंडिया स्टार्ट, यानी मुस्लिम आक्रमण स्टार्ट हो जाता है, फिर अंग्रेज आ जाते हैं। क्लियर है? चलो समझ में आ गया यहाँ तक? तो हड़प्पा सभ्यता खत्म हुई तो आर्य आ गया, और आर्य संस्कृत बोलते थे, वेदों की रचना किए, वैदिक काल कहलाया। वैदिक काल खत्म हुआ, महाजनपद स्टार्ट हुआ, और महाजनपद के बाद हम लोग को क्या पढ़ना है भाई? तो महाजनपद के बाद हम लोग को मिडिवल इंडिया में आना है। तो महाजनपद स्टार्ट हुआ, यानी शहर बनना स्टार्ट हो गया था। अब देखो मृदभांड का विकास किस तरह हुआ है। तो जो हड़प्पा सभ्यता में मृदभांड हम लोग को मिला है, ये मिला है हम लोग को कैसे? ग्रीक मृदभांड मिला है, ग्रीक मृदभांड मिला है आपका हड़प्पा सभ्यता में। उसके बाद जब वैदिक काल आए, तो वैदिक काल में हम लोग को मिला चित्रित धूसर मृदभांड। क्या मिला? चित्रित धूसर मृदभांड। उसके बाद जैसे ही वैदिक सभ्यता खत्म होता है, तो महाजनपद स्टार्ट होता है। तो महाजनपद में हम लोग को देखने को मिला है उत्तरी काले चमकीले मृदभांड। कौन सा मृदभांड? उत्तरी काले चमकीले मृदभांड देखने को मिला है। रासायनिक विज्ञान और समाज, मानव द्वारा प्रथम रासायनिक खोज जो था वो आपका मृदभांड था। रासायनिक खोज क्या था? मानव द्वारा सबसे पहला रासायनिक खोज था मृदभांड। क्या था? मृदभांड था। वैदिक काल के मृदभांड हड़प्पा काल से अलग था। किस रंग से भाई? तो रंग के आधार से ना। किस आधार पर? तो रंग के आधार पर। देखो ना यहाँ पे लाल रंग का था वैदिक वाला, हड़प्पा वाला, हड़प्पा वाला लाल था ना। देखो हड़प्पा वाला लाल था। उसके बाद जो वैदिक वाला आया ये ग्रे कलर का देखने को मिलता है। उसके बाद जब महाजनपद काल का मृदभांड मिला, तो हम लोग का उत्तरी काले चमकीले रंग का देखने को मिलने लगा था। क्लियर है? तो वही चीज क्वेश्चन के तौर पे पूछा गया है कि वैदिक काल के मृदभांड हड़प्पा काल से अलग था। किस आधार पर? तो रंग के आधार पर। लाल था वैदिक अथी वाला, क्या बोलते हैं इसको? हड़प्पा वाला। तो वैदिक वाला ग्रे था। महाजनपद में जो महाजनपद का स्टार्ट होता है आपका 1600 ईस्वी से, और यहाँ जो हम लोग को महाजनपद में देखने को मिला है मृदभांड, ये आपका उत्तरी काले चमकीले मृदभांड देखने को मिला है। और यहाँ पे जो है आपका आयरन ऑक्साइड का प्रयोग देखने को मिला है। यह रासायनिक सबसे ज्यादा प्रयोग वाला था, यानी इसमें सबसे ज्यादा रासायनिक का प्रयोग हुआ था महाजनपद के काल में। जो क्या? महाजनपद के काल में जो हम लोग को मृदभांड मिला है। क्लियर है? आयरन ऑक्साइड का प्रयोग किया करता था इन लोग, आयरन ऑक्साइड का प्रयोग किया करता था। क्लियर है? चित्रित धूसर मृदभांड जो आपका प्रीमियम टाइम के लोग करते थे, मतलब कुछ वीआईपी वाले कंडीशन वाले लोग जो है किस मृदभांड का प्रयोग करते थे? तो चित्रित धूसर मृदभांड का, चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग करते थे। सर्व आप देखते हैं कि एक जो मृदभांड मिला है ना, उस सभी में कॉमन मिला है, यानी हड़प्पा में भी मिला है, वैदिक में भी मिला है, और महाजनपद में भी मिला है, यानी और पाषाण काल में भी मिला है। यानी पाषाण काल से लेके महाजनपद काल तक मिला है आपका कौन सा मृदभांड? तो मृदभांड का नाम है कृष्ण लोहित मृदभांड। क्या नाम है? कृष्ण लोहित मृदभांड, यानी काले लाल मृदभांड। क्या नाम है? काले लाल मृदभांड, या फिर इसी को कहा जाता है काले के लिए कृष्ण और लोहित के लिए लाल के लिए लोहित, यानी काले लाल मृदभांड बोलो या फिर कृष्ण लोहित मृदभांड बोलो। ये आपका कहाँ से? तो ताम्र पाषाण काल से लेके महाजनपद काल तक देखने को मिला है। यह ताम्र पाषाण काल से लेके मिलना प्रारंभ हुआ है और महाजनपद काल तक देखने को मिला है। कौन सा? तो काले लाल मृदभांड बोलो या फिर कृष्ण लोहित मृदभांड बोलो, उसको कहा गया है सर्वव्यापी मृदभांड। क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वव्यापी मृदभांड किस मृदभांड को कहा जाता है? तो कृष्ण लोहित को। क्लियर है? एक मृदभांड मिला है जो तीनों में कॉमन था, यही आपका कृष्ण लोहित। क्लियर है? आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आए कहाँ से। देखें इन लोग आया कहाँ से था। इन लोग का तो तुरते वहां पे सिंधु नदी के तट पर जन्म नहीं होगा, हाँ कहीं से आया होगा। तो कहाँ से आया था? तो इन लोग आया था आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता से। कहाँ से आया था भाई? मेसोपोटामिया की सभ्यता से। देखो हम पढ़ा चुके हैं कि सबसे पहले मानव कहाँ आया? तो मानव आया सबसे पहले अफ्रीका में। कहाँ पे आया? अफ्रीका में। अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहा जाता है, मानव जाति का पालना कहा जाता है। लेकिन ये क्या सभ्य थे? नहीं थे। अफ्रीका वाले लोग सभ्य नहीं थे। अफ्रीका अभी भी डेवलप नहीं है, बहुत कम डेवलप है। उसके बाद एशिया में जो आया उस सभ्य मानव के रूप में आया। किसके रूप में आया? सभ्य मानव के रूप में आया।
और इराक के पास आके बस गया मेसोपोटामिया में लोग। लेकिन मेसोपोटामिया में जो लोग बसे हुए थे ना, मतलब जो मेसोपोटामिया में रहा करते थे इराक के क्षेत्र में, वो लोग देहाती थे। तो हम लोग तो नहीं बोल सकते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग आए थे सिंधु घाटी सभ्यता में, क्योंकि हम लोग देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे ये शहरी लोग थे, यानी क्या बोलते हैं, थोड़ा डेवलप थे। लेकिन मेसोपोटामिया के लोग जो थे ये आपके गांव वाले लोग थे, यानी देहाती लोग थे। यहाँ के लोग कैसे थे, देहाती लोग थे। तो मेसोपोटामिया के चार सभ्यता होता है, मेसोपोटामिया को चार भाग में बांटा जाता है, जिसमें एक होता है आपका सुमेरु की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया में चार सभ्यता थी, एक का नाम था सुमेरु की सभ्यता। यह पश्चिमी मेसोपोटामिया का भाग था, यानी मेसोपोटामिया का जो पश्चिम वाला एरिया था ना, उसका ये भाग था आपका सुमेरु की सभ्यता। और सुमेरु की सभ्यता से आया हुआ था, कहाँ से, सुमेरु की सभ्यता से आया हुआ था। सुमेरु की सभ्यता वाले लोग जो थे वो शहरी थे, और कहा जाता है कि सुमेरु की सभ्यता से आया हुआ था और आके सिंधु वाले एरिया में बस गया और नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति पश्चिमी मेसोपोटामिया यानी सुमेरु से मैच करती थी, इसलिए कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पश्चिमी मेसोपोटामिया से आए थे। ये लोग बाहरी लिख दिया है, ये लोग क्या होगा भाई, ये लोग शहरी थे। ये लोग कैसे थे, तो शहरी थे, बाहरी लिख दिया है, अरे यार शहरी, ठीक है, शहरी लोग थे। कौन से लोग, तो पश्चिमी मेसोपोटामिया यानी सुमेरु के सभ्यता वाले लोग जो थे कैसे थे, तो वो शहरे थे, और शहर का लोग था इन लोगों के सिंधु घाटी सभ्यता में बस गया। तो देखो ना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे, प्रीमियन यानी शहरी वाले लोग थे, और मेसोपोटामिया के जो पश्चिम वाला एरिया था सुमेरु की सभ्यता, वहाँ के लोग भी शहरी थे। तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे इस सुमेरु की सभ्यता से आए हुए थे, यानी पश्चिमी मेसोपोटामिया के लोग थे। क्लियर है। इतिहास का बृहद स्वरूप, इतिहास को हम लोग क्या देखें, तो हिस्टोरी को हम हिस्ट्री नॉट हिस्टोरी, हिस्ट्री को हम लोग तीन भाग में बांटे, प्राग ऐतिहासिक काल, अधैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। जिसमें प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी सिर्फ पुरातात्विक स्रोत के आधार पर लिखी गई है। इसके अंतर्गत हम लोग पाषाण काल को रखें, इसके अंतर्गत हम लोग किसको रखें, पाषाण काल को। कंप्लीट लेक्चर हम लोग अपलोड कर चुके हैं। उसके बाद देखें हम लोग अधैतिहासिक काल, इसमें हम लोग को जानकारी मिला है पुरातात्विक स्रोत से, विदेशी लिख दिया है, गलत है, यहाँ पे हो जाएगा आपका लिखित, लिखित, लेकिन यहाँ पे लिखित मिला है और लिपि का आविष्कार हो गया था, लेकिन इस लिपि को हम लोग पढ़ने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। हालांकि कल या परसों हम न्यूज देख रहे थे जिसमें हम लोग हमको पता चला कि कोई कोई कमेंट कर रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे या फिर अधैतिहासिक काल का जो लिपि था उसको हम लोग पढ़ने में कामयाब हो गए हैं। हालांकि वो अभी प्रूव नहीं हो पाया है कि कामयाब हुआ है कि नहीं। तो अभी हम लोग मानते हैं कि लिखा तो है, लेकिन उस लिपि को हम लोग अभी पढ़ नहीं सके हैं। क्लियर है, विदेशी लिख दिया है, गलत हो जाएगा। तो अधैतिहासिक काल की जानकारी हम लोग को पुरातात्विक स्रोत के आधार पर ही लिखा गया है, यानी जानकारी प्राप्त है, लिखित स्रोत मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। उसके बाद ऐतिहासिक काल में हम लोग देखें कि पुरातात्विक स्रोत भी मिला है, विदेश के लोग भी आएंगे और लिखित साक्ष्य में यानी साहित्य भी मिलने लगा था। यानी सबसे खतरनाक ढंग से हम लोग जो हिस्ट्री को पढ़ेंगे ना, जो हिस्ट्री की जानकारी मिली है ना, ये ऐतिहासिक काल की जानकारी मिलती है। और इसमें आता है प्राचीन, क्लियर है, प्राचीन आ जाएगा, उसके बाद मिडिएवल आ जाएगा, फिर आपका मॉडर्न आ जाएगा, सब इसी में आएगा। बता चुके हैं जो लोग जो हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं ना, उसको कौन मतलब इंट्रोड्यूस किया था, तो पोप ग्रेगोरी ने। कौन, पोप ग्रेगोरी ने। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, इसको तो नहीं पढ़ा है ना कि सिंधु घाटी सभ्यता, हालांकि थोड़ा बहुत बता चुके हैं कि ये स्थल था। जैसे रोपाड़ के बारे में बताए थे, कालीबंगा के बारे में बताए थे। उसके बाद ये नहीं बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आखिर कहाँ गए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आखिर कहाँ गए, मतलब उनका विनाश कैसे हुआ, उसके बाद वहाँ पे दूसरे सभ्यता किस तरह फली फली, तो उसको अब लोग कंप्लीट करते हैं। अधैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, पढ़ा चुके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया क्योंकि सिंधु नदी के आसपास के एरिया में लोग बसा हुआ करते थे। इसको हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ के सुना देते हैं ताकि आगे जाके जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको बता सके। अधैतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरी, इस काल
में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं, यानी लिपि का आविष्कार हो गया था। इस काल की जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही यानी पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही इस हिस्ट्री को लिखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का इसके बारे में दिया है कि यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिलती, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी जो है पहली खुदाई हड़प्पा से हुई, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। जानकारी कौन दिया तो बताया चार्ल्स मेसन ने दिया। कब दिया? 1826 में दिया। सर्वेक्षण कौन किया? कनिंघमुआ किया। कब किया? 1853 में किया। बताया सर्वेक्षण करके कि यह जो सभ्यता है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो खुदाई करो, तो खुदाई का पुरातात्विक विभाग का स्थापना हुआ। लॉर्ड कर्जन ने स्थापना किया 1904 में। महानिर्देशक थे सर्जन मार्शल। कौन थे? सर्जन मार्शल। नामकरण किया सर्जन मार्शल वह बोला कि इसको ये देखते हैं कि कौन कौन सा नदी में मिला है। तो सबसे बड़ा नदी देखा वहाँ पे सिंधु नदी, सब नदियाँ जाके सिंधु में मिल रहा है। तो मार्शल बोला कि एक काम करते हैं ना, इसको एक बड़ा का नदी के नाम पे रख देते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता नाम दे दिया मार्शलवा। क्लियर है? पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की। यह विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी? क्वेश्चन ध्यान से सुनो। विश्व की सबसे पहली सभ्यता हो जाती है मेसोपोटामिया की सभ्यता, लगभग 10,000 ईसा मसीह पूर्व देखने को मिला है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता, तो सर आप लिखे हैं यहाँ पे यह विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। हाँ, क्योंकि ये शहरी सभ्यता थी और मेसोपोटामिया के लोग जो थे ग्रामीण थे, यानी गांव के थे। क्लियर है? इसका विकास देखा गया 2500 ईस्वी पूर्व यानी ईसा मसीह पूर्व से 1750 ईसा मसीह पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार देखने को मिला है। क्लियर है? हाँ, इसी चीज का हम लोग बात करते हैं। जब खुदाई स्टार्ट हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का, तो सबसे ऊपर वाला जो खुदाई हुआ ना, वहां पे हम लोग को मिला मांडा। क्या मिला? मांडा। यानी अगर यदि हम भारत का मैप लेके समझाते हैं, भारत का मैप ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा सा और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। क्लियर है? बस हो जाएगा इतने में, ठीक है। इसके बाद इस तरह का, इस तरह पे, इस तरह पे, इस तरह पे, इस तरह। क्लियर है? इतना समझो। तो सबसे ऊपर में जो मिला है ना, यहाँ पे मिला है आपका मांडा। यहाँ पे क्या मिला है? मांडा। उसके बाद जो दक्षिण में मिला है, दक्षिण में क्या मिला है? देमाबाद मिला है दक्षिण में। यहाँ पे लगभग यहाँ पे मिला है आपका देमाबाद। उसके बाद इसी तरह करके जो पूरब में मिला है ना, आलमगीरपुरा है, आलमगीरपुर मिला है यहाँ पे। पूरब में मिला है आलमगीरपुर। और इसी तरह करके जो सबसे पश्चिम वाला एरिया में मिला है ना, वो सुतका गेंडोर मिला है। क्या मिला है? सुतका गेंडोर मिला है। अरे कहाँ चल गए? सुतका गेंडोर मिला है यहाँ पे, सुतका गेंडोर। तो देखो ना, ये कैसा है? त्रिभुजाकार है ना। तो यही चीज सर्वेक्षण करके पता लगाया कि 13 लाख किलोमीटर में ये चीज जो सभ्यता जो है फैला हुआ है, और ये त्रिभुजाकार के रूप में है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा? मैप बना दिए तो देखो, सुतका गेंदोर जो है किस नदी के किनारे है? तो दाक्ष नदी के किनारे है। मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे है। उत्खनन कौन किया? मतलब सिंधु मांडा के बारे में पता कौन लगाया? उसका खुदाई कौन किया? तो जगपति जोशी ने 1982 में। ज्यादा दिन नहीं हुआ है। कितना दिन हुआ है? इधर हो गया 18 साल और इधर हो गया आपका 26 साल, जोड़ लो, लगभग 34-35 साल हुआ है ना। हाँ, तो इसके बारे में, मांडा के बारे में पता लगाया। उसके बाद आलमगीरपुर जो है आपका हिंडन नदी के किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा ने खुदाई किया, मैंने पता लगाया। दैमाबाद हो जाएगा आपका परवरा नदी के किनारे। धातु का रथ मिला है और इक्का गाड़ी मिला हुआ है। कहाँ पे? दैमाबाद में। तो क्वेश्चन आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी सीमा क्या है? तो उत्तरी सीमा है माथा नहीं, मांडा। माथा नहीं बोलना है, मांडा बोलना है। क्या बोलना है? मांडा। किस नदी के किनारे है? तो चिनाब नदी के किनारे है। अच्छा, उत्खनन कौन किया? तो जगपति जोशी। क्लियर है? जगपति जोशी, मांडा, चिनाब नदी, 1982। क्लियर है ये वाला? उसके बाद देखो, सबसे दक्षिण में कौन सा जगह मिला है? तो सबसे दक्षिण में देमाबाद। सबसे दक्षिण में क्या मिला है भाई? देमाबाद।
ऊपर में मांडा, नीचे में दैमाबाद। दैमाबाद कौन सा नदी? परवरा नदी। दैमाबाद कौन सा नदी? परवरा नदी। क्या मिला है? धातु का रथ यानी इक्का गाड़ी मिला है। धातु का रथ, इक्का गाड़ी, दैमाबाद, परवरा नदी दक्षिण में। क्लियर है? उसके बाद हम लोग बात करते हैं पश्चिम की। पश्चिम में मिला है सुक्का गेंडोर। क्या मिला है? सुक्का गेंडोर। किस नदी के किनारे है? दाक्ष नदी के किनारे है। तो दाक्ष नदी, सुक्का गेंडोर। अच्छा, उसके बाद पूरब की तरफ भी तो आएंगे ना, तो पूरब में मिला है आलमगीरपुर। पूरब में आलमगीरपुर। किस नदी? हिंडन नदी। कौन खुदाई किया यानी कौन पता लगाया? तो यज्ञदत्त शर्मा। क्लियर है? अब हम लोग याद करते हैं। ऊपर में क्या है भाई? मांडा, चीनाब नदी। मांडा, चीनाब नदी 1992 में और 1982 और जगपति जोशी। जगपति जोशी। उसके बाद दैमाबाद। दैमाबाद रथ का इक्का, सॉरी धातु का रथ और इक्का गाड़ी और परवाना नदी। क्लियर है? उसके बाद इसी तरह सुक्का गेंडोर। सुक्का गेंडोर कौन सा नदी है भाई? तो सुक्का गेंडोर में आपका दाक्ष नदी। दाक्ष नदी। उसके बाद परवरा नदी कहाँ है? दैमाबाद में। क्लियर है? दक्षिण में दैमाबाद। द से दक्षिण, द से दैमाबाद। ऊपर में है आपका क्या? मांडा। मो से माथा, मो से मंडा। क्लियर है? उसके बाद इसी तरह करके पश्चिम वाला सुक्का गेंडोर, दाक्ष नदी और पूर्व वाला आलमगीरपुर, हिंडन नदी। यही चीज बता रहे थे। हिंडन एयरपोर्ट जो है आपका यूपी के गाजियाबाद। गाजियाबाद, हाँ गाजियाबाद। क्लियर है? क्लियर हो गया? अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन जानकारी दिया? मेंशनवा। मेंशनवा मेंशन जो है मैसेज करता है, बोलता है कि हम आए हैं यहाँ पे पाकिस्तान वाला एरिया में जहाँ पे हमको कुछ कुछ मिल रहा है। बोला ठीक है, सर्वेक्षण करने के लिए हम बोलते हैं, तो सर्वेक्षण किया गया कानूनी के द्वारा। क्लियर है? क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। वही चीज देखो, कितना बोले हैं कि 750 लगभग स्थल मिला हुआ है। कितना? 750 स्थल मिला हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल जैसे हो गया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, कालीबंगा, धोलावीरा, चंद्रपुर, लोथल, कोट दीजी, बनवाली, रोपड़, रंगपुर, आलमगीरपुर, सुक्का गेंडोर। उसके बाद सुरकोटा। आगे है आपका, आज खत्म हो गया। अरे और भी था ना, 13 को दिया है ना। अच्छा, इसमें 13 को ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे और भी बता देंगे। तो कहाँ कहाँ से मिला है, कौन खुदाई किया है? तो हड़प्पा का जैसे इंपॉर्टेंट है तो लोग बता देता है, ये हड़प्पा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हड़प्पा का खुदाई दयाराम साहनी और मोधो स्वरूप वत्स के द्वारा किया गया था 1921 में। रावी नदी के किनारे है कौन सा शहर? हड़प्पा। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो इंपॉर्टेंट है, इसका उत्खनन किया है राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में, सिंधु नदी के किनारे है। क्लियर है? उसके बाद आता है कालीबंगा, इंपॉर्टेंट है, हनुमानगढ़ जिला में है, राजस्थान में। बीबी लाल और बीबी बीके थापड़ के द्वारा उत्खनन किया गया था, घग्गर नदी के किनारे है 1960-61 में। उसके बाद आता है धोलावीरा। धोलावीरा भी इंपॉर्टेंट है, गुजरात के एरिया में मिला है, कच्छ जिला। रविंद्र सिंह ने उत्खनन किया 1990-91 में। क्लियर है? लोथल इंपॉर्टेंट है, गुजरात में मिला है, अहमदाबाद जिला। रंगनाथ राव, रविंद्रनाथ, रंगनाथ लिख दिया है, रविंद्रनाथ होगा। 1955 और 1962 के बीच भगवान नदी के किनारे मिला है आपका लोथल। फिर है कोट दीजी, फजल अहमद खान ने इसका उत्खनन किया है। कौन सा नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे है। उसी तरह आ जाएगा आपका बनवाली, हिसार जिला, बनवाली हिसार जिला, हरियाणा। रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट 1974, अरे हाँ, रविंद्र सिंह बिष्ट 1974, सरस्वती यानी रंगोई नदी। उसके बाद आ जाता है आपका रोपाड़, रोपाड़ जिला पंजाब में, रोपाड़ जिला पंजाब में, रंगनाथ राव 1953-54। क्लियर है? मदर नदी। उसके बाद आ जाता है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर मेरठ जिला उत्तर प्रदेश, यज्ञदत्त शर्मा 1958, हिंडन नदी। फिर आ जाता है सुक्का गेंडोर, सुक्का गेंडोर जो है आपका मरकान में समुद्र के तट के किनारे पाकिस्तान में मिला है। अरिल स्टाइन के द्वारा उत्खनन किया गया है 1927 में, दाक्ष नदी के किनारे ये सभ्यता फल फूल रही थी, मतलब यहाँ के लोग रहा करते थे। उसके बाद सुरका को है जो मरकान के समुद्र के तट पर, ये भी पाकिस्तान में मिला है
ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जॉर्ज डेल्स 1962 और सादिकोर नदी के किनारे, इसको याद कर सकते हैं आप लोग। क्लियर है? आगे देखते हैं प्रमुख स्थलों की खुदाई। अब कौन सा स्थल, जो अभी हम लोग 13 को स्थल देखे ना, इसका खुदाई कौन कौन किया है उसके बारे में दिया है। जैसे कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, उसके बाद मोहनजोदड़ो हो गया, फिर चंद्रदुड़ो हो गया, रोपाड़ हो गया, उसके बारे में देखते हैं। तो प्रमुख स्थल और उसकी खुदाई, जैसे हो गया हड़प्पा, 1921 में खुदाई स्टार्ट हुआ था। कब? 1921 में। इसकी खुदाई खुदाई जो है दयाराम साहनी ने किया है। यह रावी नदी के तट पर था, पाकिस्तान के माउंट गोबरी जिला में। कौन सा जिला में? माउंट गोबरी। क्वेश्चन आ सकता है ना कि हड़प्पा सभ्यता का विकास जो हुआ किस नदी के तट पर हुआ, तो माउंट गोबरी, सॉरी, किस नदी के तट पर हुआ, तो ये बताए थे ना कौन सा नदी था, रावी नदी के तट पर। रावी नदी के क्वेश्चन पूछा हुआ है, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर इसका विकास हुआ था। कौन सा जिला था? माउंट गोबरी जिला। कहाँ पे? पाकिस्तान। उसके बाद है पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। पिगट आता है, पिगटवा आता है और बोलता है कि जो हम लोग अभी हड़प्पा पढ़ रहे हैं ना और मोहनजोदड़ो पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा बड़ा शहर मिल रहा है, यानी ये जो है विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी हुआ करती थी, ऐसा ये बोल दिया पिगटवा, पिगट। क्लियर है? अब देखते हैं हड़प्पा से क्या क्या मिला है। तो हड़प्पा से मिला है आपका कुम्हार का चांट। कुम्हार का चांट कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। उसके बाद क्या मिला है? अन्नागार मिला है। उसके बाद क्या मिला है? श्रमिक आवास मिला है। फिर मिला है मातृ देवी की मूर्ति, फिर लकड़ी का ओखली, फिर लकड़ी का ताबूत। RH-37, भाई इसको पढ़ा जा सकता है क्या? अदैतिहासिक काल की घटना है। ये RH-37 उस समय लिखा था, मतलब हम लोग इस तरह लिखा हुआ मिला है, लेकिन इसका मतलब हम लोग अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि क्या लिखा है। क्लियर है? अनुमान लगा के हम लोग लिख दिए हैं कि RH-37 कब्रिस्तान नाम का जगह है। तो था कि याद ऐतिहासिक काल की घटना है, इसको ये जो लिख के गया है उन लोग उसको हम लोग पढ़ने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो RH-37 कब्रिस्तान मिला है, हाथी का कपाल मिला है और स्वास्तिक चिन्ह मिला है। इतना चीजों का उत्खनन किया गया है हड़प्पा से। क्वेश्चन आता है इस सबसे, इसको नोट करना है। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग ने ही किया। बहुत बड़ी उपलब्धि थी। चांदी का सबसे पहला साक्ष्य हम लोग को देखने को मिलता है जो हड़प्पा के लोग यूज किया करते थे। क्लियर है? इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने का थोड़ा सा ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक क्या है भाई? पहले हड़प्पा के लोग चाक बनाते हैं। चाक बनाते हैं तो इसमें अन्न ले जाते हैं, अन्न यानी खाने का चीज ले जाते हैं, तो अन्नागार में रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं? अन्नागार में रखते हैं। उसके बाद अन्नागार के बाद घर भी बनाते हैं ना, अन्न हो जाता है तो फिर घर बनाते हैं। तो श्रमिक आवास मिला है, फिर घर मिल गया है, तो अब धान उन मान के चलो हम लोग क्या करते हैं? पूजा वूजा करते हैं ना, ओम जय लक्ष्मी माता। तो मातृ देवी की पूजा करने लगे हैं, मातृ देवी की पूजा करने लगे। अब बढ़िया बढ़िया खाएंगे भाई, सब चीज़ तो बढ़िया हो गया है। तो लकड़ी का ओखली मिला है जिसमें कूट काट के हम लोग बढ़िया से अदरक डाल के सब्जी उब्जी बनाएंगे। तो लकड़ी का ओखली मिला है। फिर आदमी जब मर गया तो बोला कि अच्छा इसको बेहतरीन ढंग से दफनाएंगे, तो लकड़ी का ताबूत मिला है। उसके बाद ताबूत मिला है तो भाई इसको दफनाएंगे कहीं, तो कब्रिस्तान में दफनाएंगे ना, तो कब्रिस्तान में कहाँ पे? RH-37 नामक कब्रिस्तान में दफनाएं। उसके बाद देखें कि हाथी का कपाल भी मिल गया और स्वास्तिक चिन्ह भी मिल गया। इस तरह करके याद कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो में। कहाँ पे आते हैं? मोहनजोदड़ो में। इसकी खुदाई का काम स्टार्ट हुआ था 1922 में। 1922 में कौन किया था भाई? तो राखल दास बनर्जी ने किया था। तो इसकी खुदाई सन 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। कहाँ पे है? तो पाकिस्तान के लड़काना जिला में है। कहाँ पे है? लड़काना जिला में है। कौन सा नदी के किनारे है? सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। कौन सा? मोहनजोदड़ो। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था क्या? मोहनजोदड़ो। यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है, और मोहनजोदड़ो का मतलब ही होता है कि मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। यहाँ से क्या क्या वस्तु मिला है? देखो भाई, यहाँ से मिला है आपका पुरोहित आवास। अब आदमी थोड़ा बहुत और डेवलप हो गया, पूजा पाठ स्टार्ट करने लगा, तो पुरोहित आवास मिल गया। अब पुरोहित क्या करेगा? ये तो नहाएगा सुबह सुबह उठ के, तो इसको चाहिए कुएं में, घर में कुआं। तो घर में कुआं मिला है।
अब इसको छीलन हो गया, छीलन पंडितवा को छीलन हो गया, बोला कि हम नहीं नहाएंगे कुआं में नहाएंगे लोटा लोटा वो उझल के। इन लोग को चाहिए क्या, नदी तालाब। तो विशाल स्नागार मिला है। उसके बाद आया उधर से, फिर भोजन वोजन चाहिए ना, तो अन्नागार यहाँ पे भी मिला है। लेकिन कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा में जो मिला है आपका अन्नागार ना, वो छोटा था। अन्ना मोहनजोदड़ो वाला अन्नागार बहुत बड़ा था, यानी अन्न रखने का जगह, यानी खाना रखने का घर। अभी हम लोग गोदाम के नाम से जानते हैं, तो वही गोदाम को नाम दे दिया है अन्नागार। उसके बाद अन्न खा लिया, अब पुरोहित क्या पहनेगा, पुरोहित जी क्या पहनेंगे, वस्त्र पहनेंगे, तो सूती वस्त्र मिला। वो उसके बाद स्वास्तिक चिन्ह मिला। फिर सबसे चौड़ी सड़क में जाएंगे आप पूजा करने के लिए। पुरोहित क्या बोलेंगे कि हम लोग हम जो है सबसे बड़ी शहर में जाएंगे, सबसे चौड़ी सड़क के रास्ते होते हुए जाएंगे पूजा करने के लिए। और क्या करेंगे, सभा करेंगे। सभा करेंगे किसकी, पशुपति शिव की सभा करेंगे। और क्या मिला है, कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर मिला। इतने चीजें मिला है आपका मोहनजोदड़ो से। क्लियर है। कांसे की नर्तकी क्वेश्चन आया हुआ था, क्या 2025 में क्वेश्चन था कि कांसे की नर्तकी, नहीं, मोहनजोदड़ो में जो मिला है नर्तकी वो किस धातु की थी, तो कांसे की थी, कांसे की नर्तकी मिली है। ऐसे क्वेश्चन था 2025 में, यूपीएससी सीएससी का क्वेश्चन है। विशाल स्नागार मिला है कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा में मिला है लेकिन छोटा था। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन इमारत था। स्वास्तिक मुहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसका निर्माण सेलखड़ी से हुआ था। क्लियर है। एक मिनट रुकिए। क्लियर है। अब देखते हैं चंद्रहुदड़ो के बारे में। चंद्रहुदड़ो का खुदाई का काम स्टार्ट होता है 1931 में। खुदाई 1931 में कौन किया, गोपाल मजूमदार ने किया। कहाँ पे मिला, सिंधु नदी के किनारे मिला, पाकिस्तान वाला एरिया में। यह एक मात्र शहर था जो दुर्ग रहित था। दुर्ग रहित मतलब किला बना हुआ नहीं था, दुर्ग रहित था। क्लियर है। एक औद्योगिक शहर था। कैसा शहर था, औद्योगिक शहर था। और यहाँ से क्या क्या मिला है, यहाँ से लड़की का बहुत सारा सामान मिला है, जैसे मेकअप सामग्री मिला है, लिपस्टिक मिला है, शीशा मिला है, मनका मिला है, गुड़िया मिला है, सुई मिला है, अलंकृत ईंट मिला है, बिजली का पीछा करता हुआ कुत्ता मिला है। इससे हम लोग अनुमान लगाए यहाँ की महिलाएं जो थी वो क्या करती थी, तो श्रृंगार किया करती थी। यहाँ पे शादी विवाह का भी साक्ष्य देखने को मिलता है। क्लियर है। उसके बाद आते हैं बनवाली में। बनवाली की खुदाई जो है रविंद्र सिंह के द्वारा किया गया। यह हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है बनवाली, हरियाणा में है। इसके समीप जो है रंगोई नदी है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बनवाली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो रंगोई नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में जो है सोख्ता मिला। अभी हम लोग घर में सोख्ता वगैरह बनाते हैं ना, ये देखो, ये हड़प्पा सभ्यता वाले यानी सिंधु घाटी सभ्यता वाले बनवाली में बना के गए हैं। जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण इन लोगों को मजबूरी में क्या बनाना पड़ा, सोख्ता बनाना पड़ा। घरों में सोख्ता मिला है। यहाँ की सड़कें जो है टेढ़ी मेढ़ी थी। सड़कें कैसी मिली है, तो टेढ़ी मेढ़ी मिली है, इसकी विशेषता है। उसके बाद आते हैं रोपाड़ में। रोपाड़ की खुदाई 1953 में होता है। कब होता है, 1953 में होता है। खुदाई कौन करता है, यज्ञदत्त शर्मा करते हैं 1953 में। कहाँ पे है, पंजाब के सतलज नदी के किनारे में स्थित है। कौन सा, रोपाड़। रोपाड़ कहाँ पे है, सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ से मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवर के भी शव देखने को मिला है। यानी जब आदमी मर गया तो उसके साथ साथ उसका जो पालतू जानवर था कुत्ता, उसके भी शव देखने को मिलता है। कहाँ से, रोपाड़ से देखने को मिलता है। नवपाषाण काल में कहाँ से देखने को मिला था, तो बुर्जहोम से देखने को मिला था ना। ऐसा ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम में देखने को मिला है, बता चुके हैं। क्लियर है। अब आते हैं कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में, कालीबंगा के बारे में देख लेते हैं। इसका क्या अर्थ होता है भाई, तो काली मिट्टी का चूड़ी, काली मिट्टी का चूड़ी होता है। यहाँ से क्या मिला है, अलंकृत ईंट मिला है। उसके बाद जोता हुआ खेत मिला है,
हल एवं हवन कुंड मिले हैं। कहाँ पे है? राजस्थान में सरस्वती यानी घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। कौन सा जगह? कालीबंगा। खोज की कौन किया? तो अलमानंद घोष ने इसका खोज किया कालीबंगा का। क्लियर है? खुदाई बीके थापड़ करते हैं और बीबी लाल करते हैं। क्लियर है कालीबंगा के बारे में? अगला देखते हैं। अगला देखते हैं प्रमुख स्थल और फिर भाग 3 मतलब और भी जो स्थल है उसके बारे में देखते हैं। धोलावीरा हो जाता है, कहाँ पे मिला है? गुजरात में मिला है। सिंधु नदी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल हो जाता है धोलावीरा। इसकी खुदाई कौन किया है? रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया है। फिर आता है लोथल, कहाँ है भाई? गुजरात में है। खुदाई कौन करता है? एस.आर. राव द्वारा किया जाता है। भगवान नदी के किनारे में है। कहाँ पे है? अहमदाबाद गुजरात में। यह सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल था। बंदरगाह यानी एयरपोर्ट। क्या था? एयरपोर्ट था। यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। यहाँ के घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते देखने को मिलते हैं, जिससे हम लोग अनुमान लगाए हैं कि यहाँ से यानी लोथल से जो है व्यापार हुआ करता था, जो विदेशी व्यापार का संकेत देता है। यहाँ से युगल समाधान मिला है। कहाँ से? लोथल से आपका युगल समाधान मिलता है, जिससे हम लोग अनुमान लगाए हैं कि यहाँ पे सती प्रथा जैसी कुप्रथा थी उस समय। लोथल यानी हड़प्पा सभ्यता, मतलब आज से लगभग कितना ईसा मसीह से पूर्व से 250 साल पहले की घटना के बारे में पढ़ रहे हैं, और वहां पे हम लोग देखें सती प्रथा के अवशेष मिले हैं, युगल समाधान के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? तो लोथल से। अच्छा, युगल समाधान क्या होता है भाई? तो कोई आदमी जब मर जाता था ना, तो उसकी औरत मैंने उसकी अर्धांगिनी यानी पत्नी जो थी उसको भी दफना दिया जाता था। और ऐसा मतलब उन लोग का मानना था कि पतिया जो मर गया है, मतलब हस्बैंड जो मर गया है, उसका ख्याल कौन रखेगा? वो गड्ढा में दफनाया है तो उसको ख्याल रखने के लिए कोई चाहिए ना, खाना समय पे देने के लिए, पैर और दबाने के लिए। तो इसलिए उसकी पत्नी को भी उसी कब्र में दफना दिया जाता था जिंदे। उसी को कहा गया है युगल समाधान या फिर सती प्रथा। ये तो 1947 और 48 में भी था रे भाई, अंग्रेज आया तब जाके ये सब खत्म हुआ है। क्लियर है? अब देखते हैं सुरकोटदा के बारे में। ये कहाँ पे है सुरकोटदा भाई? गुजरात में अवस्थित है। यहाँ से कलश समाधान मिला है, घोड़ों की हड्डी मिली है, और खुदाई किया है आपका जगपति जोशी ने। कौन किया है? जगपति जोशी ने। इंपॉर्टेंट यही सब है कि क्या क्या मिला है। कलश समाधान मिला है, घोड़ों की हड्डी मिली है, खुदाई कौन किया है? जगपति जोशी ने। किसकी? सुरकोटदा की। अब देखते हैं रंगपुर, और इसी का नाम है कुणाल। रंगपुर और कुणाल, रंगपुर इसी का नाम नहीं है, रंगपुर अलग है, कुणाल अलग है। रंगपुर जो है आपका गुजरात के एरिया में देखने को मिला है, और यहाँ से धान की भौसी मिली है, धान की भूसी मिली है। तो यानी अनुमान लगाया गया है कि धान की खेती करते थे रंगपुर वाले। उसके बाद कुणाल है आपका हरियाणा में। कहाँ पे है? हरियाणा के हिसार जिले में है, और यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। कहाँ से? समझ रहा है? चांदी का 2 मुकुट मिला है। कहाँ से? कुणाल से मिला है। चांदी का 2 मुकुट कहाँ से मिला है? कुणाल से मिला है। क्लियर है? अब देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा, ये किस एरिया में मिला है भाई? तो गुजरात में भी है, और थोड़ा सा पाकिस्तान का एरिया भी लिया है धोलावीरा। क्लियर है? भारत का सबसे बड़ा स्थल जो है राखीगढ़ी है। हालांकि अभी हम लोग बताए हैं कि अब जब खोज किया गया, पता लगाया गया, तो बताया गया कि राखीगढ़ी जो है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो है मोहनजोदड़ो है। शहर अगर यदि बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है तो आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी भाई। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है शहरी लोग थे, यानी शहरी सभ्यता थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण पर काटती थी मतलब ये देखो, इधर घर बना हुआ है, इधर घर बना हुआ है, इधर से रोड है, इधर से रोड है, देखो समकोण काट रही है ना, समकोण काट रही है ना। तो यही इसकी विशेषता थी। उसके बाद क्या है, और इससे पता लगाया गया कि जब हवा देता था ना, तो ये सड़कें जो है स्वतः यानी खुद ब खुद साफ हो जाता था। नालियां जो है ढकी हुई मिली है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो कृषि था। यानी उस समय के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है कृषि किया करते थे। इसका व्यापार जो है विदेशों तक होता है। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है ना। लोथल से हम लोग को क्या बोलते हैं उसको, सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। ऐसे हम लोग अनुमान लगाए कि विदेश का आदमी यहाँ पे आता होगा, और तब ना विदेश का सिक्का यहाँ पे है। इसका व्यापार जो है विदेश से होता था। सिंधुवासी विश्व में
कपास के प्रथम उत्पादक थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही सबसे पहले कपास का उत्पादन किए थे। क्लियर है। यहाँ पे जो समाज था सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ये 4 वर्गों में बटा हुआ था। विद्वान था, योद्धा था, व्यापारी था, शिल्पकार था, और क्या था, एक श्रमिक था। 4 भाग में बटा गया था यहाँ के समाज को। विद्वान का अलग समाज मतलब समाज था, योद्धा का अलग था, व्यापारी और शिल्पकार अलग थे, और श्रमिक अलग था। इनका समाज जो है मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक क्या होता है भाई? जहाँ पे माता का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। जैसे कि अभी हम लोग क्या है, पितृसत्तात्मक में जी रहे हैं, यानी कोई भी अभी हम लोग कहीं पे जाएंगे तो बोलेगा कि तुम्हारा बाप का क्या नाम है, और पहले बोला जाता था तुम्हारा माँ का क्या नाम है। क्लियर है। तो वही होता है मातृसत्तात्मक, ये होता है पितृसत्तात्मक। समझ में आया? मातृसत्तात्मक क्या होता है, पितृसत्तात्मक क्या होता है? हाँ, आ गया ना? क्लियर है। चलो, लिपि कैसी थी तो बता चुके हैं, भाव चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। लिपि क्या होती है? तो लिपि होती है लिखने की कला, यानी हम लोग जो लिखते हैं दाएं से, हम लोग क्या लिखते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं ना। जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है? प्रिंस, तो प्रिंस लिखे। ये देखो क्या लिखे, बाएं से दाएं लिखे ना, तो ये इसको लिखने की कला को कहा जाता है लिपि। और हम लोग की लिपि जो है, जो जो लिखा जाता है दाएं बाएं से लेके दाएं तक, इसको कहा जाता है देवनागरी लिपि। क्या कहा जाता है? तो हम लोग की लिपि क्या हो गया? देवनागरी लिपि हो गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस तरह नहीं लिखते थे, बाएं से लेके दाएं नहीं लिखते थे, इन लोग उल्टा लिखते थे। दाएं से लेके इधर से लिखते थे और इधर तक लाके खत्म करते थे। यानी प्रिंस तुम्हारा हो गया ना, तो प्रिंस इस तरह करके लिखते थे। ये हो गया प्रिंस, ठीक है, जिसको अभी तक हम लोग पढ़ने में कामयाब नहीं हुए हैं। यहाँ तक क्लियर है। सोल खेड़ी मुहर ये सब मिला हुआ है, जो मतलब बताता है कि एक मुहर मिला है जो लगभग 16 केजी का था। यानी जो उन लोग का नाप तोल का क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट था, वो 16 केजी से ही स्टार्ट होता था। क्लियर है? यहाँ तक सब चीज़ देख लिए। अच्छा, विद्वान जो थे सबसे ऊपर रहते थे, फिर योद्धा, फिर व्यापारी, शिल्पकार, फिर श्रमिक सबसे नीचे रहा करते थे। मुहरे जो हैं सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र बना हुआ है, मतलब मुहर मिला है, उसमें देखा गया है कि एक सींग वाला जानवर का चित्र है। गाय तथा सींग का चित्र जो है नहीं देखने को मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। मुहरों में है, मुहरों में जो है सेल खड़ी का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है। उसके बाद माप तोल एवं तकनीक, लोग लोह से परिचित नहीं थे। न्यूनतम वाट यानी न्यूनतम माप तोल का जो वाट क्या बोलते हैं उसको, जिससे 5 किलो का कोई अथी रहता है, उसको क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं ना। हाँ, तो वो जो था उस 16 केजी का था एगो वाट। मिट्टी के मिट्टी के बटखरा, हाँ बटखरा जो था उसका 16 केजी से ही स्टार्ट होता था। 16 केजी, फिर 32 केजी, इस तरह करके स्टार्ट होता था। मतलब 5 किलो 10 किलो का बाटखरा जो है, हम लोग यहाँ पे बोलते हैं बाटखरा उसको। बाटखरा जो है अभी 5 किलो 2 किलो 1 किलो का भी मिल जाता है। तो वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो 16 केजी का बाटखरा यूज करते थे। मिट्टी के बर्तन में जो है लाल रंग का उपयोग होता था। मिट्टी के बर्तन में लाल रंग का उपयोग होता था। व्यापार एवं पतन का कारण, अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार बताया ना, कृषि था, मुख्य आधार कृषि था, और इसका पतन कैसे हो गया? तो आयात की वस्तुएं एवं प्रदेश, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु इनका मुख्य कारण क्या था? व्यवसाय था। मुख्य क्या था? उनका मुख्य कारण क्या था? व्यवसाय था। यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं, चांदी के साक्ष्य देखने को मिले हैं, सोना के देखने को मिले हैं अफगानिस्तान में, कर्नाटक में, ईरान में। उसके बाद टीन देखने को मिला है ईरान में, अफगानिस्तान में। उसके बाद गोमेद देखने को मिला है सौराष्ट्र में, यानी गुजरात वाला एरिया में। उसके बाद मेसोपोटामिया में देखने को मिला है कुछ चीज़ें। शीशा देखने को मिला है ईरान में, तांबा देखने को मिला है बलूचिस्तान में, खेतड़ी में, ओमान में। क्लियर है? सिंधु सभ्यता का पतन का कारण, अब हम लोग देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ। जब इतनी बड़ी सभ्यता फल फूल रही थी, तो इसका विनाश कैसे हुआ भाई? भाई जिस चीज की उत्पत्ति होती है उस चीज का विनाश तय है। पाकिस्तान का जन्म हुआ है, विनाश होना तय है। आज से 100 साल, 150 साल, 200 साल, 500 साल बाद वो विलुप्त होने वाला है।
क्योंकि उसकी उत्पत्ति हुई है यार, कहा गया है गीता में भी कि जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका विनाश होना थे। हम लोग जैसे जैसे हम लोग की उत्पत्ति हुई है, तो हम लोग का भी आयु निर्धारित किया गया है 70-80 साल, कोई कोई तो 40 साल में ही लुढ़क जाता है। हालांकि मेरा ऐसा नहीं होगा, मेरा 200 साल का गारंटी है। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण माना जाता है बाढ़ को। ऐसा कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश हुआ, इस सिंधु नदी में अचानक हचाक से बाढ़ आ गया, जिसके कारण वहाँ के लोग जो है बह बहा के कहाँ चल गए पता ही नहीं चला है। इसका सबसे बड़ा कारण माना गया है बाढ़ को। हालांकि कई विद्वान तो ऐसे ही बोलते हैं कि वहाँ पे अकाल पड़ गया था। तो भाई अकाल पड़ गया था तो कैसे अकाल पड़ेगा? आदमी जो वहाँ है, जो आदमी थे वहाँ के, उन लोग खेती करना जानते थे। सिंधु घाटी सिंधु नदी था ही, धान की खेती के लिए पानी आवश्यकता होती है, तो पानी था ही। तो जो बाढ़ था उसी को प्राथमिकता दी गई है, यानी उसी को वैल्यू दिया गया है। बाकी जितने भी एलिगेशन लगाए गए हैं उसको सबको रद्द कर दिया गया है कि सूखा वगैरह कुछ नहीं था। उसके बाद कोई तो ऐसे ही बोलता है कि जब आयरन लोग आया तो आयरन लोग उसको मार के भगा दिया सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को। तो ये सब प्रमाण जो है साक्ष्यबल नहीं, मतलब कंफर्म नहीं किया है, मतलब कि क्या कारण था। लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा विद्वान जो मानता है वो बाढ़ को कारण मानता है। देखो विद्वान आ गया इधर पतन का कारण, अलग अलग विद्वान अलग अलग बात बोले हैं। जैसे गार्डन चार्ल्स एवं विलियर बोलते हैं कि बाह्य एवं आर्यों का आक्रमण, बताया ना भाई कि आर्य आया, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने लोग थे सबको मार के खदेड़ के भगा दिया। तो भाई ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। अमेरिका के लोग आए भारत में, अंग्रेज, नॉट अमेरिका, अंग्रेज लोग आए, यूरोप के लोग, अंग्रेज आए भारत में, हम लोग को क्या मार के हटा दिए? नहीं ना, भारत में आके बसे, भले हम लोग के ऊपर शासन किया, लेकिन हम लोग को मार के नहीं हटाए। अब भाई मार के हटाना सबको पॉसिबल ही नहीं है। अब किसी के घर में कब्जा करते हैं तो क्या करते हैं? सबको मार के एकदम खत्म ही कर देते हैं? नहीं ना, एक दो को बची जाता है बच्चा बुतरू, जिसमें दया आ जाता है, फिर छोड़ देते हैं। तो ये पतन सब जो है, ये पतन का कारण सब जो है वैलिड नहीं है। क्लियर है? तो गार्डन चार्ल्स एवं विलियर बताते हैं कि बाह्य आक्रमण हुआ है और आर्यों का आक्रमण हुआ, जिसके कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। उसके बाद जॉन मार्शल बोलता है या और अर्नेस्ट एंड SR राव बोलते हैं कि बाढ़ आया, और बाढ़ ही अभी मान्यता प्राप्त है। बाढ़ को ही सबसे ज्यादा वैल्यू दिया गया है कि हाँ बाढ़ आया होगा, जिसके कारण अथाह पानी हो गया सिंधु नदी में। और पता ही है जब पानी आता है तो भाई सबको बहा के ले जाता है। पानी, आग, पानी, पत्नी, तीनों से कोई नहीं बच पाया है। विवेक सुन रहा है? नहीं सुन रहा है। उसके बाद है अरेल स्टेन और अमलानंद घोष। इन्होंने बताया जलवायु परिवर्तन, यानी बोला कि सिंधु घाटी के आसपास वाला एरिया में जो है जलवायु परिवर्तन हुआ, जिसके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। उसके बाद MR साहनी बताते हैं भूतावर्तित परिवर्तन या फिर जल वापन, मतलब जल की कमी हो गई थी, तो जल की कमी नहीं हुआ था। जॉन मार्शल आते हैं, बताते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता था, जिसके कारण इस सभ्यता का अंत हो गया। KUR कैनेडी आते हैं, ये बताते हैं कि प्राकृतिक आपदा आया। चलो ठीक है भाई, एक प्राकृतिक आपदा यानी बाढ़ का कारण मान सकता है, लेकिन इन्होंने बताया था कि मलेरिया और महामारी आया, जिसके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। क्या 2020 में हम लोग का महामारी नहीं आया था? आया था, तो हम लोग कहाँ मरे? नहीं ना मरे, जिसको मरना था मर गया। लेकिन पूरे सभ्यता का विनाश थोड़ी होता है, कोई आदमी मर जाता है, पूरे सभ्यता का विनाश नहीं कर पाएगा मलेरिया। अब देखो मान के चलो कि यहाँ पे नदी है, यहाँ पे आदमी बसा हुआ है, ठीक है, और नदी का पानी जब आएगा तो हचाक से सबको बहा के ले जा सकता है। ये एक बोल सकते हैं कि हाँ हो सकता है कारण, लेकिन ये बोल सकते हैं कि मलेरिया आया, महामारी आया, जिसके कारण इस सभ्यता का अंत हो गया। 2020 में कोरोना आया था, हम लोग कहाँ मरे? समझ में आ गया? अब देखते हैं समकालीन विश्व की सभ्यताएं, यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हो रहा था भारत में, उससे पहले भी सभ्यताएं थी। कहाँ पे थी? तो मेसोपोटामिया में थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता को बोला जाता है, इसको कल करें अब ये, हाँ तो ठीक है अब ये कर देते हैं। अब ये बोल रहा है तो अब ये कर देते हैं। देखो समकालीन क्या होता है? समकालीन होती है जब दो घटनाएं एक साथ चलती हो, तो उसको कहा जाता है समकालीन। यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है लगभग 10,000 ईसा मसीह पूर्व चल रहा था। कहाँ पे चल रहा था भाई? इराक में चल रहा था, इराक में चल रहा था। इराक की घटना चल रही है, भारत में 250 ईसा मसीह पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता चल रही है। क्लियर है?
तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास कहाँ से हुआ? इराक में टिग्रिस नदी है और यूफ्रेटिस नदी है। बताएं कि जो भी सभ्यता फली फूलेगी वो किसी न किसी नदी के किनारे होगी। जैसे हम लोग अभी जो चल रहे हैं, हम लोग अभी जो सभ्यता चला रहे हैं, जैसे कोई जो यूपी वाला, बिहार वाला, झारखंड वाला, बोल सकते हैं कि गंगा नदी के किनारे सब बसा हुआ है ना, तो बोल सकते हैं गंगा घाटी की सभ्यता। अब जब गंगा नदी में अथाह बाढ़ आ जाएगा तो हम लोग कभी बहा के ले जाएगा, पूरा यूपी वाला बहा देगा। कहीं जमुना नदी मिला हुआ है तो पूरा पानी आ जाएगा तो बहा के खत्म कर देगा, तो हम लोग भी क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। फिर हम लोग के बारे में उत्खनन किया जाएगा। तो इतिहासकार, तब के इतिहासकार, यानी आज से लगभग 500, 1000, 2000 साल के लोग जो पढ़ेंगे हम लोग के बारे में, और यदि हम लोग का जब उत्खनन किया जाएगा तो बोलेगा कि ये सिंधु बोल रहे हैं, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था, तो इसको गंगा घाटी की सभ्यता के नाम से बोल देते हैं। क्लियर है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास कहाँ पे हुआ था? इराक में हुआ था। कौन सी नदी? टिग्रिस नदी और यूफ्रेटिस नदी, जिसको हम लोग दफला और फरात के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों के मध्य हुआ था, यानी यूफ्रेटिस नदी और टिग्रिस नदी के बीच हुआ था, यानी दफला और फरात नदी के बीच में हुआ था मेसोपोटामिया सभ्यता की विकास। क्लियर है? कितने साल पुरानी की घटना है? तो ईसा मसीह पूर्व के ईसा मसीह का जन्म हुआ, उससे 10,000 आगे चल जाना है, उस समय की घटना है। जो यहाँ पे इराक यानी यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदी थी, यहाँ की मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ थी, जिसके कारण यह सभ्यता फलने फूलने में सफल रही। यह सभ्यता जो थी ग्रामीण थी भाई, यह सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। लेकिन इसका मुख्य आधार क्या था भाई? कृषि था। इसका मुख्य आधार क्या था? कृषि था। मंदिरों को जिगुरद कहा जाता है। उस समय के मंदिर जो थे, जैसे अभी हम लोग बोलते हैं लक्ष्मी का मंदिर, कृष्ण का मंदिर, विष्णु का मंदिर, तो उस समय के मंदिर को कहा जाता था जिगुरद। क्या बोला जाता था? जिगुरद बोला जाता था। और मेसोपोटामिया की सभ्यता को 4 भाग में बांटा गया। पहला नाम दे दिया गया सुमेरियन की सभ्यता का, कि मेसोपोटामिया की सभ्यता भी बहुत बड़ी सभ्यता थी, बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ था। इसको अच्छे ढंग से समझने के लिए 4 नाम दे दिया गया: सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता और केंड्रिया की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? केंड्रिया की सभ्यता। जूझता हुआ बगीचा कहाँ पे है भाई? तो बेबीलोन में है। क्लियर है? सिकंदर ने विश्व विनाश कर ग्रीक सभ्यता थोप दिया। विश्व की पहली सभ्यता थी। देखो, सिकंदर जब आया ना तो कहा जाता है कि सिकंदर ने इस सभ्यता का, यानी मेसोपोटामिया सभ्यता का विनाश कर दिया, और यहाँ पे मेसोपोटामिया की जगह पे ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। सिकंदरवा का हमला पढ़ाएंगे और उसमें भी बताएंगे कि जब सिकंदरवा आता है मेसोपोटामिया के लोग को मार मुर के रद्द कर देता है, अपने जगह पर ग्रीक सभ्यता को थोप देता है, और पूरे विश्व की पहली सभ्यता का विनाश करने वाला आदमी सिकंदर हो जाता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग किसके बारे में? मिस्र की सभ्यता। ये लगभग 2100 ईस्वी पूर्व चल रही थी। ये भी देखो ना, 2500 ईस्वी पूर्व चल रही थी आपका सिंधु घाटी सभ्यता, और मिस्र यानी ये चल रही थी आपका कहाँ पे? मिस्र में चल रहा था मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित थी। ये नील नदी की देन कहा जाता है, यानी यहाँ पे नील नदी जो है ना, इसी के देन कहा जाता है किसको? मिस्र की सभ्यता को, क्योंकि नील नदी के कारण ही यहाँ की सभ्यता जो है फली फूली। इसका विकास अगर देखने को जाए तो इसका विकास के बारे में अगर देखने को जाए तो फिरौन के नेतृत्व में किया गया था इसका विकास। किसका विकास? तो मिस्र की सभ्यता का विकास किसके नेतृत्व में हुआ था? फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास देखने को मिला है। किसका विकास देखने को मिला है? तो मम्मी का। मम्मी क्या होता है भाई? मम्मी क्या होता है? इसको बताओ, मम्मी क्या होता है? सूर्य कैलेंडर और पिरामिड का विकास देखने को मिला है। अर्थात इस सभ्यता का रासायनिक शस्त्र सुदृढ़ था, यानी केमिस्ट्री का प्रयोग होता था। केमिस्ट्री का प्रयोग करते थे इस सभ्यता के वाले। मिस्र के सभ्यता के लोग वाले जो है केमिस्ट्री का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? केमिस्ट्री का। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध हुआ उस समय। गीजा का पिरामिड जो है सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? मिस्र की सभ्यता समझ में आ गया? किस नदी की देन है? तो नील नदी की देन है।
कौन सा राजा था? कौन सा राजा था? फिरौन। अब देखते हैं रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता, अच्छा मेसोपोटामिया की सभ्यता में बता चुके हैं ना कि मेसोपोटामिया की जो पश्चिमा वाला एरिया था वहाँ के लोग शहरी थे और वही लोग भाग गए थे कहाँ पे? सिंधु घाटी सभ्यता में। अब देखते हैं हम लोग रोम की सभ्यता। ये लगभग 600 ईस्वी पूर्व में चल रही थी, यानी ईसा मसीह का 600 साल पहले की घटना है। ईसा मसीह का 600 साल पहले की घटना है, यानी आज से लेंगे तो 2000 इधर और उधर 600 साल जोड़ लो, ठीक है। इसे इटली में विकसित किया गया था। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। कौन वाले? रोम वाले। प्राचीन सभ्यता के सबसे विकसित सभ्यता थी, मैंने जितनी भी प्राचीन सभ्यता थी सबसे विकसित सभ्यता कौन सी थी? तो रोम की सभ्यता थी। और रोम के बारे में कहा भी जाता है कि रोम वाज नॉट बिल्ड बाय वन डे, यानी रोम का शहर जो बना है वो एक दिन में नहीं बना है। इस सभ्यता के अवशेष जो है सुरक्षित बचे हुए हैं, जो पर्यटन का आकर्षण केंद्र है। यानी इस सभ्यता की, यानी अगर यदि रोम की सभ्यता के बारे में अच्छी जानकारी लेना है तो तुमको कहाँ जाना पड़ेगा? इटली जाना पड़ेगा। इटली के प्रधानमंत्री है ना जोल मेलोडी, जिसको मोदी जी कल न परसों दे के आए थे, क्या बोलते हैं, चॉकलेट, पता था? हाँ, तो वहीं पे तुमको जाना पड़ेगा इटली, ठीक है। और वहाँ पे रोम की सभ्यता के कुछ अवशेष बचा हुआ है, उसमें उसको मतलब पर्यटन का केंद्र माना गया है और उसको देखेंगे तो अच्छी ढंग से समझ में आएगा कि वहाँ पे लोग किस तरह करके रहा करते थे। इस सभ्यता के दो सबसे बड़े राजा हुए जूलियस सीजर और अगस्टस। जूलियस सीजर और अगस्टस किस सभ्यता के राजा हुए? तो रोम सभ्यता के राजा हुए। ऐसा कहा जाता है कि जूलियस सीजर की हत्या जो है धोखे से उसके मंत्री द्वारा कर दिया गया था, उसके मंत्रिमंडल द्वारा कर दिया गया था। जूलियस सीजर नामक एक नाटक भी है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। क्लियर है? अब देखते हैं हम लोग फारस की सभ्यता। फारस यानी ईरान की सभ्यता जो देखते हैं, ईरान में आ चुके हैं भाई। ईरान में देखो फारस की सभ्यता लगभग 500 ईसा मसीह पूर्व फल फूल रही थी। यह वर्तमान ईरान में थी। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। ये जो फारस वाला था ना, ये जो फारस वाला था, ये पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। इसकी भाषा जो था फारसी थी। पारसी धर्म को माना करते थे। कौन? फारस की सभ्यता वाले। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया। इस सभ्यता का नहीं, इस धर्म का यानी फारसी धर्म का अंत कर दिया सिकंदर बहुत खचड़ा था। सिकंदर के बारे में पढ़ाएंगे तो सिकंदरवा के बारे में पढ़ाएंगे। सिकंदर बहुत खचड़ा था, लेकिन सिकंदर जब मरा तो बोला कि हम पूरा विश्व को जीत लिए, क्योंकि उस समय सिकंदर मतलब उस समय जितना देश का खोज हुआ था ना, सब देश को जीत लिया था सिकंदर। लेकिन सिकंदर जब मर गया, सिकंदर बोला कि हम तो यार इतना पूरे विश्व को जीत लिए, लेकिन हम जब जा रहे हैं ना तो मेरा हाथ पूरा खाली है। इसका मतलब उन्होंने बताया कि ये जो है भगवान का देन है। हम लोग जो आए हैं यहाँ पे ये घूमने फिरने के लिए आए हैं, ज़्यादा लालच अच्छी चीज़ नहीं है। चूँकि मैं सिकंदर हूँ और मैं पूरे दुनिया को जीत लिया हूँ, फिर भी मैं जा रहा हूँ तो खाली हाथ, मेरे हाथ में एक ना रुपया है, ना कौड़ी है, ना कुछ है, हाथ भी पूरा खाली है। जो हम जीते हुए आभूषण थे उसको भी जब हमको ले जाया जा रहा है तो उतार दिया गया था। सिकंदर का कहना था, मतलब सिकंदर के बारे में लिखा गया है ऐसा। सिकंदर ने इस धर्म को अंत कर दिया। कौन से धर्म को? तो पारसी धर्म को अंत कर दिया गया। अब देखते हैं स्पार्टा की सभ्यता। भाई स्पार्टा वाला देखो, स्पार्टा वाला मजा आ जाएगा। स्पार्टा जो है अपने बहादुर सैनिक के लिए विख्यात था। यानी स्पार्टा के जो लोग थे ना बहुत ज्यादा बहादुर थे, इसलिए ये विख्यात थे। यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिक ने लियोनाइडस के नेतृत्व में ग्रीस के 2000 सैनिकों को मात दे दिया। अब देखो जब स्पार्टा की सभ्यता को देखो, स्पार्टा जो है अपने क्या बोलते हैं, अपने सैनिकों के लिए विख्यात था। स्पार्टा और ग्रीस के बीच युद्ध होता है। स्पार्टा इधर से आता है ग्रीस, दोनों के बीच एकदम भयानक युद्ध होता है। स्पार्टा के पास मात्र 300 सैनिक, स्पार्टा के साथ कितना सैनिक है? मात्र 300 सैनिक। और इधर आपका ग्रीस के पास है 2000 सैनिक। लेकिन स्पार्टा के सैनिकों ने ग्रीस के सैनिक को 2000 सैनिक पर चढ़ाई करके ग्रीस के सैनिक को सबको मार दिए।
तो क्यों? क्योंकि स्पार्टा के सैनिक जो थे बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे, और स्पार्टा के सैनिक का नेतृत्व जो कर रहा था लियोनाइडस कर रहा था, लेकिन जो ग्रीस के सेना का नेतृत्व कर रहा था जर्क्सिस कर रहा था, और जर्क्सिस क्या किया, धोखे से जाके लियोनाइडस को मार दिया। किसको मार दिया? लियोनाइडस को मार दिया, जो स्पार्टा के सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था। और इस तरह करके स्पार्टा के सैनिक का अंत हो गया। इसमें एक मूवी भी बना हुआ है, जर्क्सिस ने धोखे से स्पार्टा को हरा दिया, और इस तरह करके स्पार्टा की सभ्यता का अंत हो गया। स्पार्टा की सभ्यता का क्या हो गया भाई? अंत हो गया। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद देखते हैं पीली नदी की सभ्यता। ये चीन में फल फूल रही थी। कहाँ पे? चीन में फल फूल रही थी। लगभग 5000 ईसा मसीह पूर्व में विकसित थी। हांगहो नदी के तट पर थी। इसका विस्तार देखने को मिला है। यहाँ यह सभ्यता जो है अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। तो देख रहा है भारत में भी सिंधु घाटी सभ्यता चल रही है। उसके बाद आती है पीली नदी की सभ्यता, जो चीन में विकास हो रहा था। हमको सबसे मस्त लगा स्पार्टा वाला, और एक लगा ये वाला, फारस वाला नहीं, रोम वाला भी नहीं, मिस्र वाला ना, हाँ, जो फिरौन के नेतृत्व में हुआ था। ये दोनों हमको बहुत ही अच्छा लगा भाई। वही चीज यहाँ पे दिखाया गया है फारस की सभ्यता में, कि फारस के लोग जो थे वो पूरे अरब द्वीप पर कब्जा कर लिए थे। देख लिया हम लोग पीली नदी की सभ्यता। आगे देखते हैं क्या भाई क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी जो हम लोग पढ़े ना, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सी दो नदी हड़प्पा सभ्यता में कौन सी दो प्रमुख खाद्यान्न पाई जाती है? तो गेहूं और जौ। इसको आप लोग देख सकते हैं। बता दे, चलो बता देते हैं, 2 मिनट लगेगा। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ देखने को मिलता है, या फिर कहाँ पता चलता है? तो गुजरात में। हड़प्पा कालीन शहरों नगरों को किस प्रकार से बांटा गया है? तो आयताकार खंडों में बांटा गया है। मानव सभ्यता को संदेव काल से किन दो प्रमुख चीजें प्राप्त होती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से क्या दो चीज प्राप्त होती है? गेहूं और कपास। अब तक हड़प्पा संस्कृति के लोग कितने स्थलों का पता लगा चुके हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है भले 100, लेकिन अभी संख्या 700 से पार चली गई है। हालांकि ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो। ये तो बता चुके हैं ना। ये देखो सिंधु सभ्यता का समूह क्षेत्र किस आकार का है? तो त्रिभुजाकार आकार का है। हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल कितना है? तो 13 लाख बोले है ना, तो इसका वही वाला लिख दिया है, 1,29,960 वर्ग किलोमीटर में, यानी लगभग याद रखने के लिए याद रख लो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। उसके बाद है मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल क्या था? तो विशाल स्नानघर था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अन्नागार थी। अगला देखते हैं हड़प्पा के लोग हड़प्पाई लोग किससे बने हल का प्रयोग करते थे? तो लकड़ी के बने हल का प्रयोग करते थे। सबसे पहले कपास पैदा करने वाले का श्रेय किसको दिया जाता है? तो सिंधु वासियों को दिया जाता है। कपास को यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो सिंडल नाम से जानते थे। सिंडल बोलते थे कपास को। कौन? तो यूनानी। उसके बाद बने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से हम लोग को देखने को मिला है। मोहनजोदड़ो में पढ़ा है ना कि सूती के वस्त्र देखने को मिला है। उसके बाद हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के तक फैली हुई है? तो लगभग 5 किलोमीटर तक फैली हुई है। फिर है मेसोपोटामिया अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र का प्राचीनतम नाम क्या मिलता है? तो मेलुदा। मतलब मेसोपोटामिया को कहा गया था मेलुदा, वही चीज मेलुदा नाम से जाना जाता है। ऐसा कौन सा स्थल है जहां से उत्तर हड़प्पाई अवस्था में पकाई हुई ईंटों का प्रमाण मिलता है? यानी पकी हुई ईंटों का साक्ष्य कहाँ से देखने को मिला है? तो हम लोग देखे ना, भावनगर पूरा से देखने को मिला है। अगला है हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी मकान किस आकार में पाए गए हैं? तो आयताकार में पाए गए हैं। चावल के उत्पादन के कहाँ से प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो रंगपुर यानी लोथल से, यानी धान की भूसी मिला हुआ था ना, क्या हो गया? भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल, वोल्टेज डाउन हो गया शायद, तो उसको ऑफ करो ना, उसको ऑफ करो। हड़प्पा, हाँ उसको करो। क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल
कहाँ पे देखने को मिला है? तो धोलावीरा में, गुजरात में। लेकिन जब तक राखी गढ़ी की वोल्टेज कम हो गया है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल जो त्रिस्तरीय था, कहाँ पे था भाई? धोलावीरा में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल की ज्यादातर मोहरें किस प्रकार की होती है? तो वर्गाकार की देखी गई है। फिर अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा बहने कहा है? तो पिगट ने कहा है, बताए थे। अगला क्वेश्चन है, किन पुरातत्वविदों की मान्यता है कि संदेव सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई है? तो ये बताया था जॉन सर्जन मार्शल ने और गॉर्डन चल विलियर ने। अगला क्वेश्चन है, संदेव सभ्यता के विकास के स्थल से घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिलते हैं सुरकोटदा से। घोड़े के हड्डियों के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? सुरकोटदा से। अगला क्वेश्चन हो जाता है, संदेव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? इन लोग लोहा का प्रयोग नहीं करते थे, सोना चांदी हीरा तांबा सबका प्रयोग किए हैं, लेकिन लोहा का प्रयोग नहीं किए हैं। लोहा का प्रयोग हम लोग ऐतिहासिक काल में देखने को मिलेगा। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः किस जाति के थे? तो ये भूमध्यसागरीय वाले थे। अगला क्वेश्चन है, किन संदेव स्थलों से यज्ञ वैदिक प्राप्त होता है? मतलब यज्ञ के अवशेष देखने को मिला है। तो यज्ञ हम लोग को देखने को मिला है लोथल और कालीबंगा में। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, अधिकांश विद्वानों की धारणा के अनुसार संदेव सभ्यता के निर्माता किस भाषा से संबंधित है? यानी अधिकांश जो विद्वान हैं वो मानते हैं कि संदेव सभ्यता का जो विकास हुआ है वो किस भाषा से संबंधित है? तो ये आपका द्रविड़ भाषा से संबंधित है। लेकिन हम लोग कैसे मानेंगे भाई कि द्रविड़ भाषा से संबंधित है? हम लोग उसको पढ़ ही नहीं सके हैं। अब पढ़ ही नहीं सके हैं तो कैसे मानेंगे? लेकिन अधिकांश विद्वान मानते हैं, तो चलो भाई मान लेते हैं। ठीक है, चलो आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोग पूरा ऐतिहासिक काल को कंप्लीट कर चुके हैं, देख रहे हैं। और उसके बाद क्या, जो साथ सभ्यता चल रही थी, जैसे मेसोपोटामिया की हो गई, नील की सभ्यता हो गई, स्पार्टा की सभ्यता हो गई, सुमेरी की सभ्यता हो गई, सारे को कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत बड़ा लेक्चर होने वाला है ये वाला। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, लगभग हम देखे हैं कि स्टेट पीसीएस और यूपीएससी मिला के आज तक 102 क्वेश्चन किया है। तो कल इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, कल नहीं, कल के वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा इसका डिस्कशन, यानी जो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है ना, उसको हम लोग घटना चक्र से सॉल्व करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।